हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे लाइव प्रोसेस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कि पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे लाइव प्रोसेस से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ डायग्राम्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपको डाउनलोड करने के लिए कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि जर्नली फूड इज ब्रोकन एंड एब्जॉर्ब विद इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कि जनरल जो फूड होता है वो ब्रोकन डाउन होता है अपने बॉडी के अंदर, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बॉडी के अंदर होते हैं। लेकिन अब अमीबा, मशरूम, पैरामीशियम और लाइस, इनके अंदर हमें बताना है कि किसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, बाहर की साइड डाइजेशन करता है। तो जैसे अगर हम पहले अमीबा का केस लें, अमीबा जैसे कि हमें पता है कि फैगोसाइटोसिस करता है। फैगोसाइटोसिस प्रोसेस या फिर सूडोपोडिया, सूडोपोडिया से क्या करता है, फूड को इंटरनली डाइजेस्ट करता है। सेकंड अगर केस देखें, सेकंड केस में पैरामीशियम, पैरामीशियम भी एज अमीबा ही है, पर वो क्या यूज करता है, सीलिया। सीलिया किस लिए, मूवमेंट के लिए। और इसी मूवमेंट से ये क्या करता है, फूड को इनगल्फ करके डाइजेशन इंटरनली करता है। अगला देखें, अगला है लाइस। लाइस क्या करता है, लाइस होता है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक का मतलब इसको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, होस्ट। तो ये होस्ट से क्या लेगा, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन लेके विद इन द बॉडी क्या करेगा, फूड को डाइजेस्ट। लेकिन अगर मशरूम की बात करें तो मशरूम एक टाइप ऑफ फंगी, फंजाई है, जो कि क्या करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। जी कैसे, ये क्या करेगा, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम को अपने बॉडी से बाहर निकाल कर फूड के ऊपर क्या करेगा, सीक्रेट करेगा, जिससे एक जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल फूड में। और वहां से ये क्या कर लेगा, इसकी डाइजेशन। यानी कि मेनली क्या कर रहा है ये, आउटसाइड द बॉडी प्रोसेस कर रहा है डाइजेशन की। तो इसलिए क्या है, इसका सही आंसर क्या होएगा, इसका सही आंसर क्या होएगा, मशरूम। क्या आंसर है, मशरूम। तो जैसे कि मैंने कहा, मशरूम क्या एक फंगाई है जो कि एक्सटर्नल डाइजेशन करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम को फूड पे डालता है और उसको सिंपलर कंपाउंड में, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद उसे न्यूट्रिशन को क्या करता है, इनगल्फ, और उससे अलग अलग तरीके से क्या कर लेता है, फूड को डाइजेस्ट इनसाइड देयर बॉडी। अमीबा और पैरामीशियम इंटरनल करेंगे और लाइस भी क्या करेगा, इंटरनल। तो इसका सही आंसर क्या होएगा, मशरूम। अगला क्वेश्चन है कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं एक लॉन्ग ब्रेक यानी एक अगर हैवी एक्सरसाइज कर लें तो हैवी एक्सरसाइज के बाद वो कैसा फील करते हैं, उनके बॉडी में क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो इसका क्या रीजन हो सकता है, तो क्रैम्प किस वजह से आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं अगर अपने बॉडी के अंदर क्या हो, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। क्या हो, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी यानी कि किस में होती है, जैसे कि अपने बॉडी में होती है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से ही हमें क्या मिलती है, एनर्जी। डाइजेशन से क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है, लेकिन रेस्पिरेशन से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। रेस्पिरेशन कितने टाइप की होती है, एक होती है एरोबिक और एक होती है अनएरोबिक। दोनों में क्या डिफरेंस है, एरोबिक में जो ऑक्सीजन की हेल्प से कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है किसका, फूड का, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी कि अपने को एनर्जी क्या मिलेगी, पूरी। बट इन केस अनएरोबिक में क्या होता है कि O2 है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता, जिसकी वजह से अपनी बॉडी में एनर्जी भी पूरी नहीं मिलती। और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये वेरी करता है। तो जब भी हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो अपनी बॉडी में किसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, ऑक्सीजन की, जिसकी वजह से क्या आते हैं, क्रैम्प्स। क्या आ जाएंगे, क्रैम्प। इसका सही आंसर क्या होएगा, लैक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि CO2 की कमी से कुछ नहीं होता। अगर कमी होगी किसकी, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। यानी कि बॉडी के अंदर जब क्रैम्प्स आते हैं तो बॉडी में क्या बनना स्टार्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है बॉडी के। क्रैम्प्स की जो मेन वजह, मेन कोज क्या है, लैक्टिक एसिड। अब ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है जो काफी बार रिपीट हुए हुए हैं। तो इनमें पहला क्वेश्चन क्या है,
पहला क्वेश्चन बोलते हैं कौन कौन से ऐसे रॉ मटेरियल है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो मेनली फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है जब प्लांट्स क्या करें, ये ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स यूज करें लाइट एनर्जी को और क्या बनाएं उससे अपना फूड। पहली रिक्वायरमेंट तो क्या है? लाइट एनर्जी ही होगी। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक, कोई भी चीज को क्या बना, लाइट की मदद से बनाना हो तो उसको क्या बोलते हैं? फूड। तो मान लो कि जैसे कि ये क्या एक प्लांट है, ठीक है, तो यहाँ से सनलाइट से इसको क्या मिल जाएगा? लाइट। सनलाइट से मिल गई लाइट। सेकेंड रिक्वायरमेंट होती है CO2, वो किसे मिल जाएगी? एटमोसफेयर से। और थर्ड रिक्वायरमेंट होती है वाटर की। वाटर कहाँ से आ जाएगा? सोयल से। सोयल से यानी सोयल में रूट, रूट से कहाँ चला जाएगा? प्लांट के अंदर। वैसे ही जब CO2 आएगा, CO2 किस में आएगा? CO2 आएगा लीव्स। लीव्स के अंदर क्या होते हैं? टोमेटा। इससे ये तीन ऐसे रॉ मेटेरियल है, पहला क्या है? सनलाइट, सेकंड क्या है? CO2, और थर्ड क्या है? H2O। इस प्रोसेस से क्या बनता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में मेनली क्या बनता है? C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, जो कि किस फॉर्म में? स्टार्च फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है। वैसे अगर अपनी बॉडी में अगर जो बनता है ग्लूकोज, वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन। कहाँ की स्टोर होएगा ये? लीवर के अंदर। ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो यही क्वेश्चन के अंदर पूछा होता है बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? CO2, वाटर एंड सनलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे दो प्रोसेस क्या है, नेम एनी टू वेज, यानी ऐसे दो तरीके बताने हैं जिससे क्या होता है कि ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर अपने को एनर्जी देता है। सेम क्वेश्चन, मतलब कि एनर्जी की बात आ गई, तो एनर्जी किससे मिलती है हमें? रेस्पिरेशन से। एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है अपनी बॉडी में? ATP की फॉर्म में। ATP फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। रेस्पिरेशन यानी कि जब बॉडी के अंदर क्या होगी? रेस्पिरेशन होएगी। तो रेस्पिरेशन से क्या होगा? बॉडी को मिलेगी एनर्जी। अब रेस्पिरेशन कितने टाइप की होती है? एरोबिक और अनएरोबिक। एरोबिक और अनएरोबिक में डिफरेंस हम पहली स्लाइड में किया ही था। तो इसमें क्या है? O2 की हेल्प से कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसमें क्या होएगा? O2 की डिपेंड करेगा कि अगर O2 अगर अब्सेंट, मतलब कि बिल्कुल ही नहीं है, और या फिर क्या है उसकी कमी है यानी कि लो अमाउंट में है, तो क्या होएगा? लैक्टिक एसिड। वरना क्या बनेगा? एथेनॉल। लैक्टिक एसिड से क्या आते हैं बॉडी के अंदर? क्रैम्प्स। तो यानी कि दो प्रोसेस लिखनी है पेपर में जब भी। ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। ऑक्सीडेशन होएगी मतलब कि ब्रेक डाउन जब भी होएगा कोई फूड का, उससे अपने को क्या मिलेगी? एनर्जी। तो एनर्जी से अपने को क्या है? या तो होएगी एरोबिक या क्या होएगी? अनएरोबिक। तो सेम यही क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी कि जो फूड हमने खाया है वो O2 की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कंप्लीटली, मतलब कि CO2, H2O, और अपने को क्या मिल जाएगी? एनर्जी। जब भी ये कुल ऑक्सीजन की बिल्कुल प्रेजेंस में होगा। अनएरोबिक में क्या होगा? ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होएगा। डिपेंड करता है कि ये क्या हो रहा है। एनिमल्स में लैक्टिक एसिड बनता है और अल्कोहल, मतलब ईस्ट के अंदर अल्कोहल बनता है, यानी ये किस काम में काम आता है? फर्मेंटेशन। अगर अल्कोहल बनने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ आर द एल्वुलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि एल्वुलाई के बारे में पूछा हुआ है। अभी एल्वुलाई होती क्या है? तो रेस्पिरेशन का जब टॉपिक स्टार्ट हुआ होगा तो उसमें क्या लिखा होगा कि एल्वुलाई क्या होता है? एल्वुलाई होती है फंक्शनल यूनिट ऑफ, एल्वुलाई क्या होती है? फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। यानी कि जितने भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज या कोई भी प्रोसेस हो रहा है जिसके अंदर क्या हो रहा है? चेंज ऑफ गैसेज हो रही है, या फिर क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज का मतलब क्या होता है कि जब O2 मतलब कि प्योर फॉर्म होती है, यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड किस में कन्वर्ट हो रहा है? ऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर, तो वो कौन करवा रहा होता है? एल्वुलाई। एल्वुलाई के फंक्शनल यूनिट यानी कि ये क्या है? क्लस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बट मेन बात क्या होते हैं? ये एक होते हैं इरेगुलर शेप के।
सेकेंडली इनके पास क्या होता है, लार्ज सरफेस एरिया होता है, लार्ज सरफेस एरिया। थर्ड क्या होता है, ये वस्कुलर होते हैं। वस्कुलर का मतलब होता है कि इनके पास रिच ब्लड सप्लाई होती है। रिच मतलब कि ये हर समय या हर टाइम इनके पास ब्लड रहता ही रहता है या फ्लो होता रहता है। फोर्थ क्या है, इनकी जो वॉल होती है वो होती है मॉइस्ट। मॉइस्ट नहीं और ड्राई होगी तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं हो पाएगा। और क्या लिख सकते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, इलास्टिसिटी होता है। क्या होता है इसके अंदर, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब, इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि जब एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाए तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में क्या आ जाए, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब कि ये अपने नॉर्मल पोजीशन में वापस आ सके। जब एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाए तो अपने नॉर्मल पोजीशन में उसके बाद वापस आ सके। तो ये क्वेश्चन का आंसर है। आंसर में क्या लिखना है, पहले तो उसके पास लार्ज सरफेस एरिया होता है। सेकंड लेन की वॉल कैसी होती है, थिन। थिक होगी तो कोई भी चीज़ क्या नहीं हो पाएगी, थिक वॉल नहीं हो सकती। क्यों, जैसे मान लो कि अगर ये कोई एक पतली, जैसे ये कोई पतली दीवार है, पतली दीवार होगी तो एक्सचेंज आराम से हो सकता है। अगर वहीं अगर इसको क्या कर दिया जाए, इसका मोटाई ज़्यादा कर दी जाए तो ब्लड को यहाँ से निकलने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो जैसे क्या होता है, ये एल्वेलाई होता है, तो एल्वेलाई के बाद क्या होता है, यहाँ पे ब्लड के टिश्यू के पास क्या जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे होता है ऑक्सीजनेटेड और यहाँ क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ से यहाँ अगर ये वॉल अगर मोटी रहेगी तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज करने में उतनी ही दिक्कत आएगी। तो क्या है, इसके पास वॉल कैसी होती है, थिन। थिन होती है। सेकेंडली इसके पास क्या है, जो ब्लड सप्लाई रहता है बहुत ज़्यादा, तो इसको आप बोलते हैं वस्कुलर। वस्कुलर का मतलब होता है जहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा हो। मॉइस्ट सरफेस होना जरूरी है ताकि क्या हो सके, गैस इजीली डिजोल्व हो सके और डिफ्यूज हो सके। डिफ्यूज का मतलब जैसे कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह आराम से क्या कर सके, ट्रांसपोर्ट हो सके। इलास्टिसिटी का मतलब कि जब भी गैस एक्सचेंज हो तो उसके बाद वो क्या हो सके, स्ट्रेच, यानी कि जैसे अगर ये स्ट्रेच हुई है तो वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में आ सके, तो उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। तो ये कुछ ऐसे फीचर हैं जिसकी वजह से क्या होता है, एल्विलाई एक्सचेंज CO2 और O2 का बहुत आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैसे होता है टिश्यू और ब्लड के बीच में। तो मेनली क्या होता है, टिश्यू और ब्लड के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैसे होता है, ये होता है एल्वियोलाई की मदद से। कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ एल्वियोलाई। डबल सर्कुलेशन में हमने क्या पढ़ा था, अगर याद हो तो, जब लंग्स के पास क्या आता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, तो वो उसको क्या कर देता है, ऑक्सीनेटेड। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, ये जाएगा वापस से कहाँ पे, ऑल ओवर द बॉडी। तो ये बॉडी के अंदर जा रहा है, जाते जाते क्या होगा इसकी, ये धीरे धीरे O2 किस में कन्वर्ट, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। यानी कि अपनी बॉडी में O2 कम होता जाएगा और CO2 बढ़ता जाएगा। तो ये किसको दे देगा, ये दे देगा एल्वियोलाई। यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेज किस में हो जाएगी, एल्वियोलाई के बीच में। अब धीरे धीरे क्या होगा, एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस आ जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आउट। यानी कि पहली बात तो ये काम करता है, जैसे कि अगर ये एल्वियोलाई है तो यहाँ पे क्या होएगा, O2 के अमाउंट ज़्यादा, यानी कि हाई अमाउंट ऑफ O2। सिमिलरली टिश्यू के अंदर क्या होता है, CO2 ज़्यादा होता है। तो हर चीज़ कैसे एक्सचेंज होता है, ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब यहाँ पे क्या बन गया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मीन्स कि अब जो भी चीज़ ट्रांसपोर्ट होगी वो हाई से कैसे होगी, लो। तो यहाँ पे एल्वियोलाई के अंदर क्या है, O2 ज़्यादा, तो ये कहाँ चला जाएगा, टिश्यू में। अब टिश्यू में कोई चीज़ ज़्यादा तो वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा एल्वियोलाई के अंदर। तो ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एल्वियोलाई और या फिर टिश्यू या ब्लड के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स कैरी, मतलब कि हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है और ये कहाँ चला जाता है, आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और उससे क्या करता है, ये बाइंड करके लंग्स से आगे की साइड मूव करता है। उसके बाद ये जाता है टिश्यू के अंदर। टिश्यू के अंदर क्या है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लोअर है, तो लोअर होने की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाएगा बॉडी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। यानी कि क्या बता बता रहा है कि जैसे एल्वियोलाई है, एल्वी जैसे कि ब्लड होता है, ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। यानी कि आरबीसी के अंदर क्या होएगा, हीमोग्लोबिन। उसके साथ ऑक्सीजन क्या कर जाएगा, बाइंड। तो ये क्या बना लेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ट्रैवल करता करता कहाँ जाएगा, एल्वियोलाई के पास। अब एल्वियोलाई के पास आएगा तो यहाँ पे O2 की कंसंट्रेशन धीरे 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 बढ़ती जाएगी। पर यहाँ पे जो टिश्यू का है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के लेवल कम है, तो ये कहाँ डिफ्यूज आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये डिफ्यूज हो गया। सिमिलरली यहाँ पे CO2 ज़्यादा है तो ये कहाँ डिफ्यूज हो जाएगा, ये डिफ्यूज हो जाएगा एल्वियोलाई के अंदर। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफ्यूजन हो रही है। डिफ्यूजन की वजह से क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। पर मेनली किसकी बात हो रही है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की। जहाँ पे जो चीज़ कम है
वो ज़्यादा यानी कोई चीज़ ज़्यादा है वो कम की साइड जा रही है, ठीक है, तो हाई से लो कंसंट्रेशन की साइड मूव कर रही है कोई चीज़। सिमिलर CO2 भी कैसे मूव करेगा, CO2 सबसे ज़्यादा किस में है, टिश्यू के अंदर, तो टिश्यू के अंदर है तो वो कहाँ मूव कर जाएगी, वो कर जाएगी एल्वियोलाई के अंदर, और वहाँ से वो फिर से क्या हो जाएगा, प्योरीफाई होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से डिऑक्सीनेट फिर से ऑक्सीजन, तो ये साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। तो इससे क्या है, डिफ्यूज आउट होता रहता है हाई कंसंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और इसके अलावा इसके अंदर जैसे बॉडी के अंदर CO2 तीन तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है, कौन कौन सी है, या तो वो जाएगी हीमोग्लोबिन के साइड बाइंड करके, या वो अपने ब्लड के प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाएगी, या फिर क्या होएगी, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में मूव करेगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तीन तरह से करेगी, ठीक है। अगर ये क्या कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन दोनों जब मिक्स कर जाते हैं तो उसको बोलते हैं कार अमीनो ग्लोबिन, ठीक है। तो ये तीन तरीके से CO2 करता है, यानी कि पहला हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा और बाइकार्बोनेट। सिमिलरली ऑक्सीजन दो तरीके से करता है, या तो वो किसके साथ करेगा, हीमोग्लोबिन के साइड बाइंड कर लेगा, या क्या करेगा, प्लाज्मा के अंदर क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। ये दो तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है अपनी बॉडी के अंदर। या तो जैसे कि CO2 के बारे में क्या है कि ये CO2 कैसे डिजोल्व हो जाएगा प्लाज्मा के अंदर, या फिर बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, या फिर हीमोग्लोबिन के साथ, जिसको आप क्या बोलते हैं, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि हमें आयोडाइज सोल्ट यानी कि नमक अपनी बॉडी में इनटेक करने की एडवाइस क्यों दी जाती है। फर्स्टली तो हमें पता होना चाहिए कि जो बॉडी के अंदर सोल्ट से जो काम करता है वो मेन होता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं थायरोक्सिन। अगर बॉडी के अंदर सोल्ट नहीं है तो थायरोक्सिन क्या नहीं होएगा, स्टिमुलेट नहीं होएगा। जैसे कि अगर वो स्टिमुलेट नहीं हो रहा तो बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, एक डिजीज है जिसका नाम होता है गोइटर। ये होता है एज के साथ, अगर बॉडी के अंदर क्या नहीं मिल रहा, रेगुलरली सोल्ट नहीं मिल रहा। अगर इसके अलावा एक डिजीज है जिसको बोलते हैं क्रेटिनिज्म, ये होता है बच्चों के अंदर, यानी कि जो अर्ली चाइल्डहुड में ये बीमारी होने का खतरा ज़्यादा रहता है, जिससे क्या होता है वो बच्चा यानी कि उसको मेंटली रिटार्ड हो सकता है, या फिर उसकी फिजिकल ग्रोथ भी क्या हो सकती है, रिटार्ड यानी कि रुक सकती है, यानी कि वो मेंटली फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं होगा एज कंपेयर टू द अदर चाइल्ड्स। तो थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करती है, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन से क्या होता है, BMR अपनी बॉडी के अंदर, BMR यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट रेगुलेट होता है अपनी बॉडी के अंदर। अगर ये बॉडी में अच्छे से काम नहीं कर रहा तो इससे क्या हो सकता है, या तो ये क्या अपना वेट, अगर हम खाना खा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली तो आप वेट या तो गेन कर रहे हैं, अगर नहीं खा रहे तो आप वेट क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं। तो थायराइड के अंदर क्या होता है, या तो वो जो भी पर्सन है वो या तो वेट लूज करता है या वेट को क्या करता है, गेन करता है। तो मेनली BMR का काम आता है, अगर हम ये नहीं लेते तो अपने BMR क्या हो जाएगी, खराब, तो या अपना वेट गेन होएगा या वेट लॉस होएगा। इसके अलावा यह अपने क्या हो सकती है, गोइटर, या हो सकता है अपने क्रेटेनिज्म, जिसके अंदर भी क्या होता है, सोल्ट की कमी होती है। इसलिए क्या एडवाइस किया जाता है कि अपने को एडवाइस किया जाता है कि आयोडाइज सोल्ट अपनी बॉडी के अंदर लिया जाना चाहिए। तो पहला क्या, आयोडीन क्या प्रोड्यूस करेगा, थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन किससे बनता है, थायराइड ग्लैंड से। ये क्या कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म यानी कि BMR करता है, तो इससे क्या होगी, एनर्जी और अपनी ग्रोथ। अगर बॉडी में आयोडीन नहीं है तो क्या हो सकता है, गोइटर। अगर क्रेटिनिज्म, अगर बचपन में अगर उसको क्या कहते हैं, आयोडीन कमी है तो उससे क्या होगा, क्रेटिनिज्म, जिससे उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ क्या हो जाएगी, खराब। हाइपो का दो वर्ड होते हैं, एक होता है हाइपो, एक होता है हाइपर। जैसे हाइपर मतलब कि जैसे हम बोलें कि मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, यानी कि हाइपर यानी कि ज़्यादा अमाउंट में, और हाइपो का मतलब होता है कम अमाउंट के अंदर। तो इससे क्या हो सकता है, या तो वेट गेन होएगा, या क्या हो जाएगा, वेट लूज, या फिर क्या हो सकता है, फैटिग यानी कि थकान हो सकती है। इसलिए क्या है, आयोडाइज सोल्ट अपने डाइट के अंदर होना चाहिए, जो कि क्या करते हैं डॉक्टर एडवाइस। अगला है कि व्हाट आर द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन। अब यूरिन किस प्रोसेस से बनता है अपनी बॉडी के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या होता है, एक्सक्रीशन के अंदर होता है कि जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे NH3, यूरिया, यूरिक एसिड, ये बॉडी से
डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, बॉडी से बाहर आते हैं। अगर ये बॉडी से बाहर नहीं आते हैं, जैसे कि एक्सक्रीशन का मतलब ही क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल को क्या करना, बॉडी से वेस्ट मटेरियल को आउटसाइड द बॉडी, यानी कि वेस्ट मटेरियल को आउटसाइड द बॉडी को रिलीज करना, ही क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन में क्या होता है, यूरिन बनता है अपना, तो यूरिन हो सकता है। तो यूरिन यूरिन में क्या होता है, सारा वेस्ट। पहला काम तो यही हो गया, वेस्ट को रिमूव करना। सेकंड, पीएच वैल्यू को मेंटेन करना। पीएच वैल्यू यानी कि अगर अपनी बॉडी के अंदर पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा है, यानी कि एसिडिक होगी बॉडी, या बहुत ज़्यादा अगर मान लो पीएच कम हो तो वो क्या होगी, बेसिक। बट अगर इन दोनों को मेंटेन करना है तो यूरिया क्या करता है, टाइम टू टाइम इन चीज़ों को बाहर निकालता है, जिससे अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है, एल्कलाइन बन जाती है। एल्कलाइन से क्या होता है, बॉडी मेंटेन रहती है। और पीएच हो गया, वेस्ट हो गया। ओस्मो रेगुलेशन, ओस्मो रेगुलेशन यानी कि सोल्ट का बैलेंस है, सोल्ट एंड वाटर का बैलेंस भी क्या रखता है, बॉडी के अंदर ये मेंटेन रखता है। तो यही सब कुछ है। या फिर एक और लिख सकते हो, ब्लड प्रेशर को भी क्या रखता है, मेंटेन। क्यों, अगर वेट ज़्यादा होएगा तो अपने चांसेस है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। बॉडी को हेल्दी रखेगा, रिमूव कर देगा वेस्ट को और इलेक्ट्रोलाइट्स, और उसको मेंटेन रखेगा। ये इसी जगह आप क्या लिख सकते हैं, ओस्मो रेगुलेशन। आपकी मर्जी है, चाहे वाटर बैलेंस लिख दो, इलेक्ट्रोलाइट, या ओस्मो रेगुलेशन भी इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो स्टोर करता है और रिलीज करता है यूरिन को। तो मेनली जो एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन कौन से पार्ट से होता है, एक्सक्रीशन होता है बाय द किडनी। किससे होता है, किडनी से। और किडनी का हमें पता ही है, किडनी कैसी होती है, किडनी होती है बीन शेप, यानी कि जैसे कि ये दो बीन हो गए, और यहाँ से क्या होगी, दो पाइप यहाँ से निकलेगी, तो एक पाइप यहाँ से निकलेगी, और ये क्या हो जाएगी, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में जाके स्टोर हो जाएगी। यानी ये क्या है, यूरेथ्रा। ये क्या है, यूरेटस। नहीं, ये क्या है, ब्लैडर। यूरेथ्रा, ब्लैडर भी बोल सकते हैं इसको। और फिर क्या हो जाएगी बाहर, ये क्या है, किडनी। तो इन सब के बारे में बताना है कि किडनी में क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स यूरिन बनाएगा, या यूरिन कहाँ से चला, यूरेटस में, यूरेटस से कहाँ चला जाए, ब्लैडर में, ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाएगा, आउटसाइड दी बॉडी। तो यानी स्टोर का काम कौन कर रहा है, ब्लैडर, और बना कौन रहा है, किडनी। तो इसका आंसर क्या होगा, किडनी। किडनी क्या करता है, फिल्टर है। यूरेटस क्या करेगा, यूरिन को कैरी करेगा, और कैरी करने के बाद ब्लैडर को स्टोर करेगा, और यूरेथ्रा उसको क्या कर देगा, आउटसाइड द बॉडी रिलीज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाई डू आर्टरी हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल वेयर एज वेन्स हैव वॉल। सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें क्या पूछा हुआ है, आर्टरी के बारे में पूछा हुआ है और वेन्स के बारे में पूछा हुआ है। तो आर्टरी और वेन्स के बारे में पहले तो पता होना चाहिए कि आर्टरी क्या होती है। आर्टरी मेनली क्या होती है, ये कैरी करती है ऑक्सीनेटेड ब्लड। ऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा। प्रेशर ज़्यादा होएगा तो उसकी वॉल कैसी होनी चाहिए, थिक या थिन, थिक। क्यों थिन होएगी, तो वो फटने का चांस है। अगर वो थिक है तो चांसेस क्या है कि वो ब्रस्ट नहीं होएगी, ब्रस्ट यानी कि फट नहीं सकती। तो इसलिए उसकी वॉल कैसी होती है, थिक। पहला रीजन तो ये होगा। सेकंड पूछा होगा कि वाई इट इज इलास्टिक। इलास्टिक होने का क्या रीजन हो सकता है, कि इलास्टिक होने का रीजन ये है क्योंकि जब ब्लड बहुत प्रेशर से आगे की साइड जाता है तो जो आर्टरी है उसको अपने नॉर्मल पोजीशन में भी आना होता है। तो अगर वो नॉर्मल पोजीशन में आएगा, यानी कि जैसे कि पिलाई थी वो भी श्रिंक एंड स्वेल्व कर रही थी, तो वैसे ही आर्टरी को भी क्या करना पड़ेगा, श्रिंक। अगर वो रिजिड है एक पार्ट, मतलब कि अगर वो रिजिड है तो क्या होएगा, ब्लड उसके अंदर से हाई प्रेशर से आगे मूव नहीं कर पाएगा, इसलिए उसके अंदर क्या होता है, इलास्टिसिटी। सेकंड क्वेश्चन पूछा वेन्स। वेन्स के अंदर वॉल्व्स। वॉल्व्स क्यों होती है, अगर इसका अपोजिट करें तो ये क्या क्या करती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जिसके अंदर प्रेशर क्या होता है, लो। प्रेशर लो होएगा तो क्या है कि कोई, तो इसकी वॉल तो क्या रहेगी, थिन। लेकिन वॉल्व इसलिए प्रेजेंट होती है, वॉल्व का मेन काम ही होता है प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपस में क्या ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए। इसलिए इसके अंदर क्या होता है, वॉल्व प्रेजेंट होती है, वॉल्व यानी कि दीवार टाइप में, ताकि ब्लड बैक फ्लो ना कर जाए, ठीक है। और ये कहाँ लेके जाएगी, कैरी ब्लड टुवार्ड द हार्ट, हार्ट के पास लेके जाएगी। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ताकि उसको क्या कर सब करवा सके, ऑक्सीनेटेड। सिमिलरली ये क्या करेगी, अवे फ्रॉम हार्ट। अवे फ्रॉम हार्ट कौन सा, अवे फ्रॉम हार्ट कौन सी जाएगी, वो जाएगी ऑक्सीजनेटेड। यानी कि ए से आप याद रखते हैं कि ये कहाँ लेके जा रहा है, अवे फ्रॉम हार्ट। से, सेम इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, यही आंसर लिखे हुए हैं। पहला क्या होता है कि इसके अंदर क्या है, थिक और स्ट्रेचेबल वॉल, ताकि वो ब्लड प्रेशर को हैंडल कर सके, ऑक्सीजन रिच करते हैं। अगर आप पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ दें, फ्रॉम हार्ट, फ्रॉम हार्ट का मतलब अवे लेके जा रही है किसको, ब्लड को। अब क्या है कि ये स्ट्रेच होती है जब ब्लड
पंप होता है और अपने सेम पोजीशन पे आ जाती है जब ब्लड आगे पुश होता है। थिक वॉल क्यों होती है? ताकि वो भ्रष्ट ना हो प्रेशर के अंदर, और उसकी जो ओपनिंग होती है वो नैरो होती है। नैरो ताकि अगर मतलब कि कम, मतलब कि उसके अंदर डिस्टेंस कम होता है ताकि प्रेशर ज़्यादा बन सके। जैसे कि अगर हम पाइप चलाते हैं, पाइप है उसके आगे हाथ लगाएं तो उसमें क्या होगा, उसका एरिया कम हो गया तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। अगर वही वहाँ से उंगली हटा लिया अपन तो उंगली हटाने के बाद उसका प्रेशर नॉर्मल चलता है। तो ये क्या होता है, इसका जो ल्यूमन होता है वो क्या होता है, नैरो। ये लिखना जरूरी है, नैरो होने की वजह से क्या है, प्रेशर हाई रहता है। सेम उल्टा अगर इसका अपोजिट करें तो ये क्या करेगा, डिऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करेगा। ये पल्मोनरी वेन्स ये क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड, ये कैरी कर रही है डीऑक्सीजनेटेड। सेम इसके अंदर जो इसमें नैरो होती है इसमें वाइडर होती है ताकि ब्लड प्रेशर कम होता है। वेन्स के अंदर क्या होती है, वॉल्व होती है ताकि बैक फ्लो रुक सके। और क्या होती है, स्किन के क्लोजर होती है ताकि, क्योंकि इसमें प्रेशर कम होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कि व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, और ये अपने लिए मतलब मैमल्स के लिए नेसेसरी है। मैमल्स क्या होते हैं जो अपने यंग वंस को क्या दे, दूध, यानी कि मेमोरी ग्लैंड जिसके पास भी होता है उसको क्या बोलते हैं, मैमल्स। तो डबल सर्कुलेशन बेसिकली होता क्या है, अगर हम डबल सर्कुलेशन की बात करें तो हार्ट के पास कितने चैम्बर होते हैं, चार चैम्बर होते हैं। हार्ट के पास कितने चैम्बर होंगे, चार चैम्बर। जैसे कि राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले डिऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है वो क्या आता है, राइट आर्ट्रियम के पास आएगा, यानी कि टिश्यू के पास क्या होता है, डिऑक्सीनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये मान लो किससे कौन लेके आता है, इसको लेके आता है वेना कावा। तो राइट आर्टरी में क्या आ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर यहाँ से क्या आएगा, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से होता होता ये कहाँ चला जाएगा, ये जाएगा लंग्स की साइड। तो लंग्स में ये क्या हो जाएगा, लंग्स की साइड जाके ये हो जाएगा, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीनेटेड के अंदर, और वो कहाँ चला जाता है, लेफ्ट आर्टियम में। लेफ्ट आर्टियम से ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और यहाँ से होता 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 ये कहाँ चला जाएगा, इसको पुश कौन कर देता है, इसको पुश कर देता है अरोटा, और अरोटा से ये कहाँ चला जाता है, चला जाता है अपने फिर से टिश्यू के अंदर। और फिर से ये क्या होता है, डिऑक्सीनेटेड ब्लड, और फिर से ये प्रोसेस चलते रहते हैं, यानी कि इस साइड डिऑक्सीनेटेड और इस साइड ऑक्सीजनेटेड। अब मेनली ये क्या हो रहा है, इनके बीच में एक सेपरेशन है। तो सेपरेशन से क्या हो रहा है, डीऑक्सीनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में क्या नहीं हो पा रहे, प्रिवेंट कर रहा है मेनली क्या, बैक मतलब कि प्रिवेंट डीऑक्सीनेटेड फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सेकेंडली मैमल्स और जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो भी क्या होती है, ज़्यादा। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने की वजह से भी क्या है, डबल सर्कुलेशन इनको सफिशिएंट अमाउंट में क्या दे पाता है, डबल सर्कुलेशन इनको सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी दे पाता है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, अपनी सारी प्रोसेस इजीली कैरी आउट कर सकते हैं। और एक प्रोसेस होती है होमोस्टैटिस। इससे क्या होता है कि अपने इंटरनल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बॉडी को चेंज करना, मतलब कि अपने एनवायरनमेंट, यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, बॉडी अपने आप को सेट आउट करती है। उसको क्या बोलते हैं, हेमोस्टेटिस। तो ये भी किस प्रोसेस से होती है, ये भी होती है डबल सर्कुलेशन से। तो काफ़ी कुछ है डबल सर्कुलेशन के अंदर, बट मेनली जो पेपर के अंदर हमें आंसर लिखना है वो क्या लिखना है, कि एक तो लिखना है कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। तो डबल सर्कुलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे ब्लड हार्ट से दो बार जाए एक साइकिल के अंदर। सेकेंडली, अब जब भी पल्मनरी वर्ड यूज होता है तो पल्मनरी वर्ड का मतलब होता है लंग्स, यानी कि अगर पल्मनरी वर्ड यूज हो रहा है तो इसका मतलब है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, पल्मनरी वर्ड जहाँ पे भी यूज होएगा उसका मतलब होता है लंग्स। और जब वो लंग्स से टिश्यू की साइड जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो यानी कि अपने पास दो टाइप की सर्कुलेशन होगी, एक पल्मोनरी और एक, और क्यों नेसेसरी है, एक तो ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को क्या करता है, सेपरेट। और सेकंड क्या करता है, जो जब भी सेपरेट आउट होएगी तो हाई एनर्जी बनेगी, तो हाई एनर्जी की वजह से क्या होएगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी लार्ज अमाउंट में बनेगा। तो जिससे क्या होता है कि जो बॉडी की हाई एनर्जी की डिमांड है वो क्या हो सकती है, इजीली कंप्लीट हो सकती है। तो ये क्या है, डबल सर्कुलेशन। अगला है कि वट हाउ इज द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एडेप्टेड। जैसे कि विलाई के अंदर हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि विलाई कैसे हेल्प करता है, वैसे ही क्या स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे करता है, सेम जैसे कि वहाँ पे विलाई था, इनके अंदर क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिनको हम क्या बोलते हैं, विलाई। यानी कि क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, विलाई। विलाई की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन
किस में होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसमें होती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। और विलाई के अंदर भी कुछ और प्रोजेक्शंस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो विलाई। ये क्या करते हैं? ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। सरफेस एरिया इंक्रीज होएगा तो हमें वस्कुलैरिटी बढ़ेगी। वस्कुलैरिटी मतलब कि ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, जिससे क्या होएगा? एंजाइम इजीली उन पे क्या कर सकते हैं? एंजाइम एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये क्या होंगे? ये भी थिन ही होंगे ताकि आराम से इजीली एक्सचेंज हो उसके, जो उसकी वॉल है वो थिन रहेगी, ठीक है। और क्या होगी? मॉइस्ट, जैसे कि पिलाई होती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से क्या होएगा? आराम से क्या हो जाएगा? जैसे कि लार्ज सरफेस एरिया, इसके ऊपर माइक्रोविलाई होगी तो न्यूट्रिएंट्स इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा, वॉल थिन रहेंगी, रिच ब्लड सप्लाई रहेगी, यानी कि क्या रहेगी? ये वस्कुलर। वेस्कुलर होने से क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन क्या हो जाएगा? इजी, ठीक है, ताकि बॉडी के अंदर इजीली ट्रांसपोर्टेशन हो सके, इसलिए क्या होता है? वो वस्कुलर। एंजाइम सीक्रेशन, अगर वॉल थिन है, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो जो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो भी बढ़ जाएगी, तो यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम इजीली अपना काम कर सकते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स फूड को इजीली सिंपल फॉर्म में तोड़ सकते हैं। उसके अलावा जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन है वो भी हेल्प करती है डाइजेस्टिव जूस को किसके साथ मिलाने में? फूड के साथ। अगर डाइजेस्टिव फूड मिक्स नहीं होएगा तो डाइजेशन इजीली नहीं होगी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी फंक्शंस है जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स करती है, ताकि क्या हो सके? जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है वो एक लार्ज अमाउंट में हो सके, ठीक है। तो इस ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई नेसेसिटी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय मैमल्स एंड बर्ड्स। तो कि जो अपन एक स्लाइड में अभी डबल सर्कुलेशन में पढ़ा था कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स ना हो जाए, इसलिए अपने अंदर क्या प्रेजेंट होती है? वैसे तो वोल्व प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और क्या है कि जो अपना डबल सर्कुलेशन होता है उसमें भी क्या होता है? इंटरमिक्सिंग को क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है। कौन? डबल प्रिवेंट इंटरमिक्सिंग। कौन? डबल सर्कुलेशन। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि तो क्योंकि क्यों नेसेसरी है? ताकि जो ऑक्सीजन की डिलीवरी है बॉडी तक आराम से हो सके। अगर ये मिक्स हो जाएगा तो जो एफिशिएंट मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वो कौन सा ब्लड जाएगा? मिक्स, जिसके अंदर क्या होगा? O2 और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ब्लड होंगे, तो ये बॉडी को क्या नहीं दे पाएंगे? हाई एनर्जी नहीं दे पाएंगे, ना अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन हो पाएगा और ना हम क्या रह पाएंगे? वो। इसलिए क्या होता है कि इन दोनों ब्लड को सेपरेट आउट करना जरूरी है, ताकि हमें क्या मिल सके? हाई एनर्जी। सेकंड, अपना ब्लड प्रेशर क्या रखे? मेंटेन। और हम क्या रखें? वॉम। वॉम यानी गर्म, क्योंकि हम क्या है? वॉम वॉम ब्लड एलिमेंट है। तो वॉम ब्लड एनिमल को क्या चाहिए? कि हाई एनर्जी चाहिए होती है अपने ऑल आउट फंक्शन करने के लिए। अब है कि व्हाट वुड बी द कॉन्जुगेशन डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन जो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कमी हो जाएगी तो हमें एक बीमारी हो जाएगी जिसका नाम क्या होता है? एनीमिया। एनीमिया को आप बोल सकते हैं खून की कमी। खून की कमी हो जाएगी तो उससे क्या हो सकता है? कि मेनली क्या है? सांस आने में दिक्कत आएगी, जिसको आप क्या बोलेंगे? ब्रेथलेसनेस। थकान महसूस होगी, जिसको बोलेंगे टाइटनेस। और बॉडी के अंदर क्या आ जाएगी? वीकनेस। तो ये क्या है? एनीमिया। एनीमिया अगर किसी की बॉडी में, यानी कि हीमोग्लोबिन बॉडी के अंदर कम हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बॉडी सिम्टम को शो करती है। 11th क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का क्या रोल है? पैनक्रियाज का मेनली क्या रोल होता है? पैनक्रियाज फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। तो पैनक्रियाज से क्या निकलता है? पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? ट्राइप्सिन, जो कि क्या डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन। यूँ तो अमाइलेज भी होता है इसके अंदर, जो कि किसको डाइजेस्ट करेगा? फैट को, ठीक है। ट्राइप्सिन, अमाइलेज, तो ये कुछ ऐसे एंजाइम्स मतलब कि इसके अंदर से निकलते हैं जो कि क्या डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि अमाइलेज, लाइपेज। नहीं, लाइपेज करेगा फैट को, सॉरी, और अमाइलेज करेगा कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है? जो स्टमक होता है उसकी एसिडिटी को भी क्या कर लेता है? न्यूट्रलाइज कर देता है, ताकि HCl अपना काम करना बंद कर दे, ताकि बॉडी के अंदर ज़्यादा एसिडिटी ना हो,
ठीक है। उसके बाद क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि पेनक्रियाज से जो पेनक्रियाटिक जूस है वो कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन एसिडिक हुई तो पेनक्रियाज जूस अपना काम नहीं करेगी। तो इसलिए क्या है, जब भी पेनक्रियाज जूस रिलीज होता है तो जो स्मॉल स्टमक होता है, HCl की एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। और ये क्या करता है, अपने ब्लड शुगर को लेवल को भी मेंटेन करता है। क्यों, पेनक्रियाज क्या रिलीज करता है, दो हार्मोन रिलीज करता है, एक होता है इंसुलिन और एक ग्लाइकोजन। ये ब्लड शुगर को क्या करता है, लो करता है, और ये क्या करता है, ब्लड शुगर को बॉडी के अंदर हाई। ठीक है। तो ये क्या है, पेनक्रियाज के रोल अपनी बॉडी के अंदर या फूड को डाइजेस्ट करवाने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल। 3 टाइप के ब्लड वेसल कौन कौन से हो सकते हैं। ब्लड वेसल क्या होते हैं, पहली बात तो क्या है कि ब्लड वेसल के बारे में पूछा हुआ है। पहले तो पता होना चाहिए ब्लड वेसल क्या है। ब्लड वेसल्स की 3 चीज़ों से बन के मिलती है, जैसे कि एक होता है आर्टरी, फिर आगे वेन, और फिर क्या आ गई, ब्लड कैपिलरीज। ठीक है। जैसे कि ये आर्टरी है, आर्टरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, नेटवर्क में आके आर्टियोल में कन्वर्ट हो जाती है। आर्टियोल में आते आते ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेनस के अंदर। वेनस से फिर ये क्या है, एक पूरा पूरा वेन्स यानी पूरा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो यानी कि ये क्या है, जैसे कि ये आर्टरी, फिर ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, अलग अलग तरह की ब्लड कैपिलरीज। फिर ये क्या हो गया, वेन्स। यानी कि पहले बनती है आर्टरी, आर्टरी से आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल से क्या बनेगा, वेनस, और वेनस से क्या बनता है फिर, वेन्स। यानी कि ये ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड का पाथवे होता है। तो ये क्या क्या कैरी करती है, बिल्कुल प्योर यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो मेन जो ब्लड कैपिलरी ये क्या करती है, इंटरकनेक्शन करवाती है, किनका, इंटरकनेक्शन बिटवीन आर्टरी और वेन्स के बीच में क्या कराती है, इंटरकनेक्शन। तो मेनली क्या पूछा है, आर्टरी और वेन्स क्या होती है। आर्टरी क्या होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से, ठीक है, जो हमने शुरू में पढ़ा था। वेन डीऑक्सीजन ब्लड, कैपिलरीज क्या करते हैं, एक तो एक्सचेंज हो गया न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट, और ये क्या करती है, थिन वॉल होती है और ब्लड और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज करवाएंगी और क्या इंटरकनेक्शन का काम करेंगी। अगला कि व्हाट वुड बी हैपन इफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, जो अपने बॉडी के अंदर क्या करवाते हैं, कोगुलेशन का काम। कोगुलेशन का मतलब क्लोटिंग, मतलब कि क्लोट्स, क्लोटिंग का जो भी काम करवाते हैं वो कौन करवाता है, प्लेटलेट। प्लेटलेट होते क्या है, प्लेटलेट्स क्या काम करवाते हैं, प्लेटलेट क्लोटिंग के हेल्प में काम करते हैं, मतलब क्लोटिंग करवाते हैं। पार्ट किसका है, ब्लड का। और मेनली क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन चाहिए, विटामिन के। कैल्शियम की नीड तो होती ही होती है, और अलग अलग कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, क्लोटिंग होती है। अगर अपने बॉडी में क्या है, प्लेटलेट्स नहीं है, अगर अपने बॉडी के अंदर क्या नहीं है, प्लेटलेट नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि ये क्लोटिंग करवा रहा है, यानी कि अपने बॉडी के अंदर क्या नहीं होगा, ब्लड क्लोट नहीं होगा। यानी कि जब भी अपने अगर चोट लग जाती है, यानी कि कोई भी वाउंड है, तो वाउंड क्या होएगा, इजीली फिलअप नहीं होएगा। फिलअप नहीं होएगा तो क्या होएगा, ब्लड लॉस। ब्लड लॉस होने से क्या होएगा, एनीमिया। एनीमिया से क्या हो सकती है, डेथ। तो ये कुछ कॉन्जुकेशन है अगर प्लेटलेट बॉडी के अंदर नहीं है। तो क्या क्या हो सकता है, एक तो क्लोटिंग नहीं होएगी, क्लोटिंग नहीं होएगी तो यानी कि अपना खून नहीं रुकेगा, ठीक है। उसके बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग से क्या होएगा, अपने ब्लड का लॉस हो जाएगा। चांसेस क्या है कि इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। इंटरनल ब्लीडिंग से क्या होएगा, ये लाइफ थ्रेट नहीं है। अगर बाहर क्लॉट हो जाता है तो उसको भरा जा सकता है, लेकिन अगर अंदर क्लॉट हो जाता है तो वो क्या होता है, लाइफ थ्रेट नहीं, यानी कि डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं इसके अंदर। जैसे कि ब्रेन से सिग्नल टूट सकता है, हर ऑर्गन से क्या हो सकता है, सिग्नल टूट सकते हैं, क्लॉट हो गया। और जो हीलिंग प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, धीरे। क्यों, जो चीज़ क्या कर रही थी, प्लेटलेट बना रही है, यानी कि जो प्लेटलेट क्या कर रही थी, वाउंड को कवर कर रही थी। तो वो ही अगर प्लेटलेट अपने बॉडी के अंदर नहीं है तो जो अपने घाव है वो बहुत धीरे धीरे क्या करेंगे, हील करेंगे। तो क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्लेटलेट अपनी बॉडी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोमेटा। मेनली स्टोमेटा होता क्या है, स्टोमेटा प्लांट्स के अंदर मिलते हैं जो कि क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। तो मेनली अपने पहले पता होना चाहिए स्टोमेटा होते क्या है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि ओपनिंग क्लोजिंग को स्टोमेटा कैसे गार्ड करते हैं। तो पहले स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं स्मॉल पोर्स। क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स, जो किस में मिलते हैं, प्लांट लीव्स के अंदर। जो ये लीव्स होती है प्लांट्स की, इसके अंदर क्या होता है, कुछ पोर्स होते हैं, तो उसके अंदर क्या मिलते हैं हमने को, स्टोमेटा। तो ये
स्टोमेटा का वैसे वो पूछा जाए कि क्या क्या यूज है, तो एक तो ये क्या करवाता है, ट्रांसपीरेशन, यानी कि वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वेपर। सेकंड, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, यानी कि प्लांट को ना ज़्यादा ठंडा और गर्म एनवायरनमेंट से बचाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, कुछ गार्ड सेल्स होते हैं, जैसे किडनी शेप के इसमें क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं। अगर इसमें पानी ज़्यादा चला जाएगा, मतलब पानी पानी के प्रेशर को इसमें क्या बोलते हैं, ट्रिगर प्रेशर। ट्रिगर प्रेशर से क्या होगा, ये अगर पानी ट्रिगर प्रेशर अगर जा रहा है इसके अंदर बढ़ रहा है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, स्वेल, यानी कि फूल जाएगा, यानी ओपन हो जाएगा। ठीक है, और वैसे ही अगर इसके अंदर से क्या है, पानी निकल जाता है, यानी कि ये ट्रिगर प्रेशर कम हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट, जिससे क्या हो जाएगा, स्टोमेटा क्लोज और वाटर का लॉस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वाटर लॉस को बचाने में भी और वाटर लॉस को क्या क्या करने में, मतलब कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करने में भी और ट्रांसपिरेशन कराने में किसका रोल होता है, स्टोमेटल पोर्स का। ठीक है, तो ओपनिंग कैसे होगी, जब इसके अंदर क्या आ जाएगा, वाटर, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रिगेड, यानी कि स्वोलन, स्वोलन बोल सकते हैं, या स्वेल यानी फूल जाएगा, जिससे स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन। तो अब क्या है, गैसियस एक्सचेंज हो सकती है। वहीं अगर क्लोज हो जाता है, तो क्लोज होने से वो कैसे हो जाएगा, सॉफ्ट, सॉफ्ट होने की वजह से क्या है, स्टोमेटा क्लोज। तो इससे क्या होएगा, जो वाटर लॉस है वो बच जाएगा, यानी कि वाटर का अब लॉस नहीं होगा। ठीक है, फैक्टर क्या, लाइट, वाटर एबिलिटी एंड CO2, ये कुछ तीन ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से क्या होता है, गार्ड सेल, अगर लाइट ज़्यादा है वो भी इन्फ्लुएंस करेगी, पानी की अगर कम ज़्यादा है तो भी क्या, स्टोमेटा ओपन क्लोज होएगा। CO2 के ऊपर भी क्या होता है, ये कुछ ना कुछ हद तक डिपेंड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ हार्ट एंड व्हाई डबल सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, बस हमें हार्ट के बारे में पता होना चाहिए। हार्ट के अंदर अपने पास तीन चीज होती है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, अब हम इनके फंक्शन को कंबाइन करके लिख सकते हैं। जैसे WBC क्या है, सोल्जर ऑफ द सेल, यानी कि ये फॉरेन पार्टिकल से लड़ते हैं, मतलब कि फॉरेन एजेंट से लड़ते हैं, जैसे माइक्रोब्स वगैरह से, तो ये एक फंक्शन हो गया। RBC हीमोग्लोबिन बनाते हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ब्लड ट्रांसपोर्टेशन भी करवाएगा। प्लेटलेट यानी कि हीलिंग में काम आता है, तो हीलिंग भी लिख सकते हैं। और क्या है, पंप, हार्ट है, हार्ट के अंदर ब्लड क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, यानी कि ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है, कुछ हार्मोन को भी ट्रांसपोर्ट करवाता है, न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट कराता है और वेस्ट को भी रिमूव करता है। तो ये कुछ ऐसे फंक्शन जैसे पंप्स ब्लड। ठीक है, तो जो हार्ट है वो क्या करता है, हार्ट के अंदर ब्लड होता है, वो क्या, हार्ट में ब्लड को पंप करवाता है। सेकंड, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड क्या कैरी करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है। वेस्ट को रिमूव करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, और हार्मोन्स को भी क्या करता है, ये अलग अलग बॉडी पार्ट पे पहुंचाता है। ठीक है, साथ के साथ ब्लड प्रेशर को भी क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। तो ये कुछ फंक्शंस है। और डबल सर्कुलेशन क्यों नेसेसरी है, इसके बारे में हमने पिछली स्लाइड में बात करी थी। ठीक है, अगर फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। पहला क्या है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को इंक्रीज करता है, ब्लड के प्रिवेंट ब्लड मिक्सिंग, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स नहीं होने देता। हाई प्रेशर रखता है ताकि ऑल ओवर द बॉडी क्या है, ब्लड आराम से पहुंच सके। और मोर एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब है ताकि हार्ट, हार्ट भी एक ऐसा ऑर्गन है जिसको क्या चाहिए, ब्लड। हार्ट के पास अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो हार्ट क्या करेगा, पंप नहीं करेगा। पंप नहीं करेगा तो क्या हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है या स्ट्रोक आ सकता है। तो इसलिए क्या है कि डबल सर्कुलेशन की वजह से हार्ट को भी क्या है, रेगुलेट, मतलब मॉडरेट अमाउंट में ब्लड मिलता रहता है, ताकि अपने ओवर हेल्थ क्या है उसके अच्छे से काम कर सके। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन। इसके बाद है कि हाउ इज वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड, मतलब कि प्लांट्स के अंदर, जैसे ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन है, वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो वो कैसे होती है, प्लांट के अंदर वाटर और मिनरल, ठीक है, ये होता है किसके, ये होता है जाइलम से। किससे होता है, जाइलम से। ठीक है, और अगर फूड की बात आए तो वो होता है फोइलम से। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है बाई डायरेक्शनल, और ये होता है यूनी डायरेक्शनल। जाइलम के अंदर मेन बात अगर बात करी जाए तो इसके अंदर हमें दो चीजों के बारे में पढ़ना है। एक तो इसके अंदर होता है ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, और एक इसमें लगता है रूट प्रेशर, रूट प्रेशर। ठीक है, दो चीज है जो काम करती है इसके अंदर। जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है कि इसके अंदर क्या है कि वाटर मिनरल्स रूट से काम करता है। ठीक है, और इसके अंदर जो मेन काम होता है, अगर नाइन्थ क्लास का अगर आपको याद है, उसमें क्या था, जाइलम के मेन दो पार्ट होते हैं। क्या क्या होता है, एक होता है ट्रैकिड्स और एक होता है वेसल्स। ट्रैकिड्स और वेसल्स, ये दोनों वस्कुलर सिस्टम को क्रिएट करते हैं, यानी कि इंटरकनेक्ट हो जाते हैं और आपस में मिलकर काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, और जब यूनी डायरेक्शन में, यानी कि अगर एक, जैसे कि ये
प्लांट है, ठीक है, यहाँ से ये इसकी रूट्स हैं, तो रूट्स में क्या होएगा, वाटर आएगा, ठीक है। तो वाटर रूट्स में गया, रूट से ये क्या होएगा, यूनिडायरेक्शनल जाएगा। उस यूनिडायरेक्शन को क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ शेप। एसेंट ऑफ शेप यानी कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर इज नोन एज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर इन प्लांट्स, उसको क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप। बट ये अगर सोर्स प्लांट में यानी कि प्लांट की हाइट छोटी है तो ये इतनी प्रोसेस की नीड नहीं होती, उसमें सिर्फ डिफ्यूजन से काम चल जाता है। पर अगर प्लांट की हाइट ज़्यादा है, प्लांट की हाइट ज़्यादा है, तब उस केस में क्या होएगा, ये जाइलम आएगा और जाइलम की मदद से क्या होएगा, ट्रांसपोर्टेशन। अब मेन बात क्या आई, मेन बात आई कि इसके अंदर क्या होता है कि ट्रांसपीरेशन पुल और क्या किसकी बात है, रूट प्रेशर की। अब जैसे कि ये क्या है, एक प्लांट, ठीक है, तब यहाँ पे जैसे कि सनलाइट है इन द मॉर्निंग, ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होएगा, अब यहाँ से कंटिन्यूसली क्या होएगा, रूट प्रेशर डालेगा, जिससे क्या होएगा, वाटर क्या जाएगा ऊपर की साइड। वो ऊपर जाएगा कैसे, ऊपर जाने के लिए क्या होएगा, कंटिन्यूसली यहाँ से क्या होएगा, वाटर का लॉस होएगा, ठीक है। यहाँ स्टोमेटा स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन होने की वजह से क्या होएगा, ट्रांसपीरेशन। तो यानी कि स्टोमेटा क्या करवाता है, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन होने की वजह से क्या होएगा, वाटर का लॉस। किस फॉर्म में होएगा, इन द फॉर्म ऑफ वेपर। अगर वेपर की फॉर्म में हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। तो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर लॉस हो रहा है और यहाँ से क्या आएगा, वाटर कंटिन्यूस। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे कम होता जा रहा है, यहाँ से पानी ज़्यादा। तो इससे क्या होएगा, लगातार पानी किस साइड फ्लो करेगा, फ्रॉम द डाउन टू अप, यानी कि रूट से लीव्स की साइड क्या कर रहा है, वाटर फ्लो करेगा, जिसकी वजह से क्या होएगा, वाटर का फ्लो, यानी कि वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट होते हैं। किस प्रोसेस से, दो चीज होगी, ट्रांसपीरेशन और ये जो रूट की वजह से जो प्रेशर लग रहा है, जिसे वाटर अंदर जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर कंप्लीट ऊपर साइड, और ये जो प्रोसेस हो रही है वन फ्लो में, इसको बोलते हैं एशियंट ऑफ सेप, ठीक है। तो ये चीज इसमें लिखी हुई है। तो अगर नॉर्मल सी बात करें तो क्या, वाटर थ्रो द रूट फ्रॉम द ऑयल, क्या क्या चीज होते हैं, दो वेसल्स और ट्रैकिड्स जो रूट स्टेम में होंगे, लीव्स के अंदर स्टोमेटा होते हैं जो कि वाटर को एस्केप करवाते हैं, फिर वाटर लॉस हो जाएगा इन द प्रोसेस, मतलब ट्रांसपीरेशन में। अभी जो कंटिन्यूस इवेपोरेशन हो रहा है और इससे क्या हो रहा है, प्रेशर सक्शन फोर्स बन रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे ट्रांसपीरेशन पुल, ठीक है। जो प्रेशर क्रिएट हो ट्रांसपीरेशन पुल बोलेंगे। और इससे क्या होएगा, जो वाटर एंड डिजोल्व होगा रूट से कहाँ चला जाएगा, लीव्स के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके आने के चांसेस ज़्यादा है। अगला है फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होएगा। अब फूड ट्रांसपोर्ट होने के लिए क्या चाहिए, हम पहले अपन बात करी थी, उसके लिए क्या चाहिए, हमें फोइलम। क्या होता है, हमने बात करी थी पिछले स्लाइड के अंदर भी कि जो फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है उसमें होती है फोइलम। एक बात और, ये जो प्रोसेस होती है ये मेनली कैसी होती है, ये होती है पैसिव प्रोसेस, मतलब कि इसमें इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें फोइलम के अंदर, फोइलम ये वाली जो प्रोसेस है ये होती है एक्टिव, यानी कि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। वहाँ पे क्या यूज है, जाइलम और जाइलम के ट्रैकेड और वेसल यूज होते हैं, इसमें यूज होंगे सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। ये इसके दो पार्ट हैं, जैसे उसके अंदर दो पार्ट थे, इसके अंदर भी क्या होते हैं, ये दो पार्ट होते हैं। ये भी क्या बना लेंगे, इंटरकनेक्टेड हो गए, एक वस्कुलर सिस्टम बना लेंगे, जिससे क्या होएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, ये होता है बाई डायरेक्शनल, यानी कि जिस एरिया में खाने की ज़रूरत है, जैसे कि रूट में भी ज़रूरत हो सकती है और स्टेम में भी हो सकती है रिक्वायरमेंट, या लीव्स में तो खाना बने, मतलब कि फूड बनेगा ही बनेगा। तो लीव्स से जो फूड है वो रूट में भी जाएगा, ताकि फ्यूचर यूज हो उसके आगे, कि जिस टाइम पे पत्ते झड़ जाते हैं तो उस टाइम रूट से क्या मिलेगा, प्लांट को फूड। और लीव से क्या होगा, स्टेम या जिस पार्ट में भी फूड का ट्रांसपोर्टेशन जहाँ पे नीड है वहाँ पे क्या चला जाएगा, फूड। तो इसमें क्या होता है कि जो वाटर के लिए इसमें ये एक एक्टिव प्रोसेस है, यानी कि एटीपी यूज होगा। सेकेंडली जो इसके अंदर कुछ पोर्स होते हैं, पोर्स की हेल्प से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, किसका, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब वहां पे हमने पढ़ा था कि डिफ्यूजन से हो रहा था, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर यानी कि हाई से लो
जब भी जाता है, पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की मदद से ट्रांसपोर्टेशन को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये क्या है, वाटर की यानी कि जो वाटर बना उससे सारा कुछ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, और ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगा। ठीक है, और ये क्या है प्रोसेस, ये देखो ये क्या लिखा है, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ फूड इन प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इसके अंदर क्या है, एक कंडक्टिंग टिश्यू बनेगा, इसको जलते हैं फोइलम। अब क्या है, फोइलम के अंदर क्या क्या ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड या अदर सब्सटेंस, जो रूट, शूट, फ्रूट, जिस जिसको भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, ये ट्रांसपोर्ट होता जाएगा। अब इसमें मेन दो चीज कौन कौन सी हैं, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, जो कि अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट यानी कि बाई डायरेक्शनल मूवमेंट करवाते हैं किसकी, फूड की। अगेन फिर क्या, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यानी कि कैसी प्रोसेस है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसके अंदर एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा, जिससे क्या होएगा, फूड है वो मेनली सुक्रोज, किसकी बात करें, सुक्रोज की। ठीक है, ग्लूकोज से एक फॉर्म ऊपर जो होता है उसको सुक्रोज बोलते हैं, लाइक मटेरियल होएगा। ठीक है, अभी जो प्रेशर जो बना रहा है उससे ये क्या बन रहा है, यानी कि हमने जो पिछली स्लाइड में बात करी है कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर हाई से लो, यानी कि जब प्रेशर हाई से लो बनेगा, डिफरेंस क्रिएट होएगा, तभी जाके क्या होएगा, हाई से लो से क्या होएगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा, तभी कोई चीज़ की क्या हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन। तो ऐसे ही फूड, तो मेनली अगर हम बात करें हमने क्या क्या पढ़ा है इसके अंदर, अगर वाटर का करना है तो वाटर में होएगा जाइलम, जो कि क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल। और वहीं अगर फूड की बात करें तो उसमें क्या यूज होता है, फोइलम। ठीक है, इसके अंदर क्या यूज होता है, ट्रैकिड्स और वेसल, इसके अंदर कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब। ठीक है, और ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है, इसमें क्या हो जाता है, डिफ्यूजन। ठीक है, और इसके अंदर जो पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। यानी कि ट्रांस का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो रहा है, कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट होती है तो क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पूछा कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन मैन, मतलब ब्रीथिंग हम कैसे करते हैं। ब्रीथिंग के अंदर क्या होता है, एक तो होती है इनहेलेशन और होती है एक्सहेलेशन, और बीच में जब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। कैसे होता है, एक प्रोसेस क्या है, इनहेलेशन, दूसरा क्या है, एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होएगा, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दो प्रोसेस होते हैं अपनी बॉडी के अंदर। इनहेलेशन में क्या होता है, ब्रीथ इन करना, मतलब कि सांस को अंदर लेंगे। एक बार आप सांस को अंदर लेके देखो, जब हम सांस अंदर लेंगे तो क्या होएगा कि जैसे कि ये एक अपना लंग्स है। ठीक है, तो लंग्स के नीचे क्या होता है, डायफ्राग्राम, क्या होता है, डायफ्राग्राम, जो उसको सपोर्ट करता है ताकि ये कोलैप्स ना हो जाए। ठीक है, डायफ्राग्राम नॉर्मली केस पोजीशन डोम शेप में है। ठीक है, जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो इससे क्या होएगा, ये जो डोम शेप है ये किस फॉर्म में, फ्लैट हो जाएगा। डोम पहले क्या था, डोम, अभी क्या हो जाएगा, फ्लैट शेप में हो जाएगा। तो इससे क्या होएगा कि जो अपने पल्मनर या फिर क्या बोलते हैं, अंदर की स्पेस है, तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या है, एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और एरिया के साथ साथ में क्या है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, या ठीक, अब एरिया बढ़ गया तो एरिया बढ़ने से क्या होगा, जो एरिया यहाँ तक था वो कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, यानी कि इसके अंदर क्या बढ़ गया, गैप। ठीक है, और यहाँ पे क्या होती है, इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, इंटरकोस्टल मसल जो कि क्या होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देती है। आउटवर्ड जाएंगे तो इनके बीच में भी क्या बढ़ जाएगा, एरिया। ठीक है, यानी कि आउटवर्ड, और रिब्स भी क्या हो जाती है, आउटवर्ड। इस प्रोसेस से क्या होएगा, इनहेलेशन। सेम अभी ये नॉर्मल सी है, अगर हम ब्रीथ आउट करेंगे तो इसका अपोजिट, एरिया जो यहाँ पे बढ़ गया था, यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और एरिया डिक्रीज हो जाएगा तो वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज होने से क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट आउट। और जो इंटरकोस्टल मसल थी वो कैसी आ जाएगी, जो आउटसाइड गई थी अब क्या आ जाएगी, इनसाइड, यानी कि जो आउटवर्ड रिब्स, जो रिब्स थी वो क्या हो गई थी, एक्सपेंड कर गई थी, अब ये इस फॉर्म में क्या हो जाएगी, रिलैक्स। और जो डिफ्राग्राम पहले डोम शेप में था, यहाँ पे कैसे हो जाएगा, फ्लैट। ठीक है, उसके बाद जब बॉडी के अंदर आ जाएगी तो बीच में क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो हमने पहले पढ़ लिया था। ठीक है, ये लिखा हुआ कि डिफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और डाउनवर्ड यानी कि स्ट्रेट हो जाएगा, जैसे डोम शेप से क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। तो इंटरकोस्टल मसल है वो भी एक्सपेंड करेगी और कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो इसे जो चेस्ट कैविटी वॉल्यूम है यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद क्या है, जब प्रेशर डिक्रीज होएगा तो जो एयर एटमोस्फेयर से वो कहाँ आ जाएगी, लंग्स के अंदर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जैसे अंदर आएगी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो
जो ब्लड है वो गेट फ्यूज आउट हो जाएगा एल्वुलाई के अंदर, एल्वुलाई से जो CO2 है वो क्या हो जाएगा, एक्सियल लेआउट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो डायफ्राग्राम है नॉर्मल, अगर हम बात करें एक्सलेशन तो सब कुछ क्या हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाएगा। जैसे कि डिफ्राग्राम रिलैक्स हो जाएगा, जो इस शेप में था वापस से ऐसे हो जाएगा, और मूववर्ड अपवर्ड हो जाएगा, जो रिप केज क्या हुई थी, एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, वो फिर से क्या हो जाएगी, नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी, और इंटरकोस्टल मसल भी रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज होएगा प्रेशर इंक्रीज होएगा, और प्रेशर इंक्रीज होते बॉडी से जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बाहर की साइड चली जाएगी, और CO2 बाहर की साइड कौन सी ब्लड एयर जाएगी, डिऑक्सीजनेटेड। ब्रीथिंग के लिए जो कंट्रोल करता है वो कौन सा सिस्टम होता है, अपना ब्रेन के अंदर एक एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं मेडुला। तो ये एरिया कंट्रोल करता है अपनी रेस्पिरेशन रेट। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि 3 पाथवे बताना है जिससे क्या हो, बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होता है किसी भी चीज़ का, मतलब फूड का। ठीक है, तो मेनली अगर आपको याद हो तो अपनी बुक के अंदर हमने ऑक्सीडेशन कब होता है, ऑक्सीडेशन होता है या तो एरोबिक या अनएरोबिक के अंदर। तो मेनली जो पहले क्या होता है, ग्लूकोज बनता है अपनी बॉडी के अंदर, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट के अंदर। पायरुवेट के यानी का ये ग्लूकोज होता है 6 कार्बन का, और पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 कार्बन में। और ये सब किस कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर। अगर इस प्रोसेस में ग्लूकोज यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन अगर बॉडी को मिलती है तब जाके वो किस में कन्वर्ट होएगा, 3 प्रोसेस हो सकती है इसके अंदर। ठीक है, या तो अगर उसको क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन कंप्लीटली मिल रहा है। ठीक है, ये सब हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। आगे अगर उसको ऑक्सीजन मिलता है, अगर कंप्लीट ऑक्सीजन मिल रहा है तो वो CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, अगर उसको क्या मिल रहा है, इन द अब्सेंस बिल्कुल नहीं है, तो उसमें क्या होएगा, CO2 प्लस एथेनॉल रिलीज होएगा, और एनर्जी कुछ अमाउंट में होएगी। ठीक है, और अगर क्या है, लैक हो रहा है मतलब कमी हो रही है, तो उसमें क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड प्लस में एनर्जी। ये कहाँ होता है, ये होता है अपने मसल सेल के अंदर। ये किस में होता है, ईस्ट के अंदर। ठीक है, और ये क्या, कंप्लीट ऑक्सीजन, यानी कि अगर ऑक्सीजन मिल जाती है तो अपन ये क्या हो जाएगा, अपने को कंप्लीट एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों चीजें क्या है, आपस में कोरिलेट करती है। जैसे पहले क्या होगा, 6 कार्बन है वो किसमें ब्रेक हो जाएगा, पायरुवेट यानी 3 कार्बन के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन उसको मिल रही है या ऑक्सीजन नहीं मिल रही। एरोबिक पहले क्या है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। अगर उसको ऑक्सीजन पूरी मिल रही है तो पहले साइटोप्लाज्म में यानी 6 कार्बन से 3 कार्बन, और देन वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बाकी प्रोसेस चलेगी अगर ऑक्सीजन कंप्लीटली मिल रहा है उसको। अब क्या, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट इन द साइटोप्लाज्म। पायरुवेट किस में एंटर करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और वो ब्रोक डाउन हो जाएगा बाय द यूज ऑफ ऑक्सीजन। तो अब इससे क्या होगा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, तो अपने क्या मिलेगा, CO2 वाटर और एनर्जी, यानी कि कंप्लीट एनर्जी मिलेगी। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर उसके पास ऑक्सीजन नहीं मिल रही है कंप्लीटली, यानी कि जैसे कि यहाँ पे तो कंप्लीट ऑक्सीजन मिल गई, तो इसकी वजह से वो कंप्लीट ब्रेक डाउन हो गया। सेम प्रोसेस वही 6 कार्बन किस में टूटेगा, 3 कार्बन के अंदर। अब डिपेंड किस पे करता है कि उसको ऑक्सीजन मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर विदाउट ऑक्सीजन जा रहा है तो वो क्या होगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और एथेनॉल के अंदर एंड CO2 के अंदर। ये कहाँ होता है, ये होता है ईस्ट के अंदर। और इसमें जो अभी अगर ऑक्सीजन कंप्लीट ब्रेकडाउन होएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एनर्जी क्या मिलेगी, ज़्यादा। बट इन केस कि उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही तो उसमें क्या होएगा कि जो एनर्जी रिलीज होएगी वो क्या होएगी, कम। क्योंकि ऑक्सीजन कंप्लीटली उसको ब्रेक डाउन ही नहीं कर रहा फूड को, तो एनर्जी क्या होएगी, कम रिलीज होएगी। तो यही क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल दे रखा है कि हेवी एक्सरसाइज के दिन अपने क्रैम्प्स आते हैं, ये अपन डिस्कस कर लिया था। सेकेंडली ईस्ट के अंदर क्या होएगा, एथेनॉल बनेगा या CO2 बनेगा। अब क्या है, अब्सेंस, बिल्कुल कंप्लीट अब्सेंस, यानी कि उसको ऑक्सीजन मिली नहीं, तो ये कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। तो ग्लूकोज है पहले पायरुवेट तक तो टूटेगा, लेकिन उसके बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एथेनॉल, CO2 और एनर्जी के अंदर। यानी कि मेनली CO2 और एनर्जी रिलीज होगी। बाई प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करता है, या एथेनॉल। एथेनॉल कब होएगा, जब कंप्लीट अब्सेंस है। लैक्टिक एसिड जब लैक यानी कमी हो रही है। तो ये क्या होता है, फर्मेंटेशन या अल्कोहल यानी कि बेकिंग प्रोसेस होती है या अल्कोहल बनाना होता है। तब क्या होता है कि उसको ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड करवाई जाती, ताकि क्या हो, अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, कुछ कैटलिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं, कोई भी प्रोसेस को तेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अपने बॉडी के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस है, तो डाइजेशन प्रोसेस को तेज करने के लिए किसका यूज होता है, एंजाइम्स का। एंजाइम को हम क्या बोल सकते हैं, कुछ कैटलिस्ट जो कि क्या कर देते हैं, डाइजेशन को
या कोई भी डाइजेशन, तो डाइजेशन भी एक प्रोसेस है, रेस्पिरेशन भी एक प्रोसेस, यानी कैटालिस्ट है जो कोई भी प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। ठीक है। और इसके अंदर ये कंप्लीटली यूज नहीं होते, यानी कि कंप्लीटली नोट यूज, कंज्यूम नहीं होते, यानी कि ये वैसे के वैसे ही रहते हैं, पर प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं, जिससे क्या होता है, वो चीज़ इजीली क्या हो जाती है, जल्दी से जो काम जो 2 घंटे में होना था वो किस में हो जाता है, 1 घंटे के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अपने अंदर क्या है, स्लाइवरी माइलेज, जिस वर्ड के पीछे एज लग जाए उसका मतलब वो क्या है, एक एंजाइम, जैसे एज। ठीक है। और क्या है, स्लाइवरी माइलेज हो गया, लाइपेज। ठीक है। और एक और काइनेज भी होता है वैसे तो, जो अपने सिलेबस में नहीं है, बट लाइपेज हो गया। ठीक है। तो ऐसे कुछ एंजाइम्स हैं जो क्या करते हैं, स्पीड अप कर देते हैं प्रोसेस को विदाउट बीइंग कंप्लीटली कंज्यूम। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स। क्या एंजाइम बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं, ये क्या होता है, प्रोटीन से बने होते हैं जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं विदाउट बीइंग यूज्ड अप। ठीक है। जैसे अमाइलेज, अमाइलेज क्या कर देता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। स्टार्च क्या होता है, C6H12O6, मतलब कि ग्लूकोज का टाइप ही है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शुगर में। ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मेनली क्या है, कैटलिस्ट होते हैं जो स्पीड अप कर देते हैं रिएक्शन को। अब क्वेश्चन है कि वाई, व्हेन, व्हेन डू द डेजर्ट प्लांट टेक अप CO2 एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वहाँ पे क्या है, डेजर्ट्स में प्लांट होते हैं, तो डेजर्ट्स में अगर प्लांट्स है तो वहाँ पे क्या होता है, कोई भी वहाँ पे वाटर की तो वैसे ही कमी होती है। अगर वाटर की क्या है, कमी है, तो अगर वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे, क्योंकि अगर डे टाइम में अगर उनका स्टोमेटा ओपन होता है, स्टोमेटा ओपन होएगा तो ट्रांसपीरेशन क्या होएगी, ज़्यादा। ट्रांसपीरेशन अगर ज़्यादा होने लगी तो उससे क्या होएगा, वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा। अगर वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है तो मेनली पहले पानी नहीं है वहाँ पे, सेकेंडली अगर वापस से वाटर लॉस होएगा तो प्लांट क्या हो जाएगा, डेड। इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर प्लांट किस टाइम पे क्या करते हैं, CO2 लेते हैं और फोटोसिंथेसिस कब करते हैं। मेनली क्या होता है, रात के टाइम में कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बना लेते हैं जिनको वो क्या करते हैं, दिन में यूज करके क्या करते हैं, अपना मेन जैसे फूड वगैरह बनाते हैं। ठीक है। तो जो जेडेड प्लांट्स है वो स्टोमेटा को ड्यूरिंग नाइट ओपन करते हैं, कब यूज करते हैं, ड्यूरिंग नाइट। और क्या करते हैं, एटमोस्फेयर से CO2 को कंज्यूम करते हैं। ठीक है। अब स्टोमेटा क्या होता है, ड्यूरिंग द डे क्लोज रहता है, रीजन हमने पढ़ लिया क्यों, क्योंकि अगर ड्यूरिंग द डे ओपन रहेगा तो उससे क्या होगा, वाटर लॉस ज़्यादा होएगा, तो इसलिए उसको कम करने के लिए डे टाइम पे वो अपने स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं और ट्रांसपीरेशन प्रोसेस ना हो। अब वो जो CO2 उन्होंने क्या बना रखी थी, जो रात को बनाई थी, उससे वो क्या करते हैं, अपना फूड बनाते रहते हैं डे टाइम में। ठीक है। जैसे ही डे टाइम में ओवर होता है तो वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, दे कैन कैरी ऑन फूड ड्यूरिंग द डे टाइम। ठीक है। कैसे, CO2 उन्होंने क्या किया, रात के टाइम पे कंज्यूम कर लिया, अब डे टाइम पे वो क्या करेंगे, लाइट आएगी, लाइट ये इनको मिल गई, CO2 भी मिल गया, क्योंकि उन्होंने रात को वो CO2 बना लिया था। कुछ हद तक पानी होता ही है वहाँ पे, तो इससे क्या बन जाएगा, C6H12O6, यानी कि इन्होंने क्या बना लिया, बाय द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट उन्होंने अपने बॉडी के अंदर क्या बना लिया, ग्लूकोज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रोल ऑफ HCl इन अवर बॉडी। HCl क्या होता है, HCl का फुल फॉर्म होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। तो ये क्या क्या काम करता है, पहली बात तो ये क्या, HCl का पहला काम क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है अपनी बॉडी के अंदर, यानी ठीक है, बैक्टीरिया को किल करेगा। सेकंड, ये फूड को क्या बना देगा, सॉफ्ट। और ये एसिडिक तो होता ही है, तो एसिडिक होने की वजह से ये क्या करता है, एनवायरनमेंट को क्या करता है, एसिडिक एनवायरनमेंट बना देता है, जिससे क्या हो सकता है, पेप्सिनोजन होता है, यानी पेप्सिन जो वो क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो उसको भी क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है, यानी कि एक्टिवेट पेप्सिन एंजाइम। ठीक है। पेप्सिन को भी ये क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। ठीक है। और इसका जो pH है 2 है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो ये प्रोटीन को मतलब कि पेप्सिन को एक्टिवेट कर देगा, जिससे क्या डाइजेस्ट होएगा स्टमक के अंदर, प्रोटीन्स। ये हार्मफुल बैक्टीरिया को और इमल्सिफाई यानी कि फूड को तोड़ता रहता है। ठीक है। तो ये क्या है, रोल ऑफ HCl। सेकंड क्वेश्चन क्या, बट इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इमल्सिफिकेशन करता है बाइल जूस। कौन करेगा, बाइल जूस। तो इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है जो लार्ज, जैसे कि एक ये लार्ज फैट का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है बिल्कुल छोटे छोटे से पार्ट्स के अंदर, यानी कि लार्ज फैट सोल्यूबल, मतलब कि ये जो इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, लार्ज वाले को बिल्कुल सिंपल फॉर्म में, ताकि ये क्या हो जाए, इजीली डाइजेस्ट हो जाए बॉडी के अंदर। क्योंकि जो लार्ज पार्टिकल होते हैं वो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो सकते, इसलिए क्या है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में इनको कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोसेस बाय विच लार्ज
फैट मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाए, स्मॉल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, बाय द हेल्प ऑफ बाइल जूस, उसको हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बट विच प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट इन द पैनक्रियास, जो हमने पहले पढ़ा था, कौन सा एंजाइम होता है, ट्राइप्सिन। कौन सा एंजाइम होएगा, ट्राइप्सिन, जो कि क्या है, पैनक्रियास के अंदर होता है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन पर्पज ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अब यूरिन मेन प्रोसेस पूछी है इसके अंदर, तो मेन प्रोसेस क्या होता है, मेन प्रोसेस जैसे कि बॉडी के अंदर क्या होता है, ऐसे ऐसे यू शेप में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या आएंगे बहुत सारे ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे एफरेंट, जो क्या करता है, एफरेंट और ई फ्रेंट आर्टियोल होती है, एफरेंट और ई फ्रेंट। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, जिससे क्या बनता है बॉडी के अंदर, यूरिन बनता है। ठीक है। इसके साथ में क्या लगी होती है, कुछ ऐसे ऐसे पाइप्स, मतलब कि ब्लड कैपिलरी जिसके चारों ओर कोइल्ड होती है। ठीक है, ये ब्लड कैपिलरी के साथ कोइल्ड होती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मेन प्रोसेस तीन होती है। पहले क्या होती है, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के बाद क्या होती है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, फिर क्या होता है, इसके अंदर से जो यूरिन बन जाता है वो कहाँ जाता है, कोलेक्टिंग डक्ट के पास। ठीक है। ये एफरेंट क्या होती है, एफरेंट आर्टियोल होती है, जो कैरी करके लाती है क्या, डीऑक्सीनेटिव ब्लड, जिसके अंदर क्या होगा, वेस्ट मटेरियल। ठीक है। ये क्या होता है, ये जो बीच में हमने बनाया है, इसको बोलते हैं, बहुत सारे ब्लड कैपिलरी, इसको बोलते हैं ग्लूमरस। और ये जो ये स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। ठीक है। इनके साथ साथ जब नीचे की साइड आते हैं तो ये क्या है, ये है पीसीटी, जो पास में होती है उसको बोलते हैं पीसीटी, और जो ये दूर में बनाई है हमने, इसको बोलते हैं डीसीटी। ठीक है। और इसके साथ साथ ये क्या है, जो यहाँ पे इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। ठीक है। अब ये होती है डिसेंडिंग, और ये होती है असेंडिंग। अब यहाँ से क्या होएगा, फिल्टर, यहाँ से क्या आएगा, ब्लड फिल्टर होता होता है इसके अंदर आएगा। अब यहाँ से आने के बाद क्या होएगा, जो भी वेस्ट है, पहले क्या होएगा, फिल्ट्रेशन, यानी कि फिल्ट्रेशन में मेनली किस चीज़ का यूज होता है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, अपने आयंस हो गए, वो सारे फिल्ट्रेट होंगे। फिल्ट्रेट यानी कि जैसे कि गन्ना होता है, गन्ने को हम बारी बारी क्या करते हैं, गन्ने वाला, जब तक उसके अंदर प्योर पूरा जूस ना निकाल दें, तो उसके बाद यूजफुल सब्सटेंस क्या करता है, बाहर ना निकल जाए, इसलिए क्या प्रोसेस होती है, फिल्ट्रेशन वाली प्रोसेस होती है। फिर क्या होता है, सिलेक्टिव, इसके अंदर से जैसे यहाँ से ये ट्रैवल करता करता यहाँ गया, अब इसके अंदर कोई भी और चीज़ है, जैसे कि ये ग्लूकोज बॉडी से बाहर ना चला, क्योंकि ये यूजफुल है। ठीक है। तो धीरे धीरे क्या, ये बारी बारी मिल बहुत बार क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता रहता है। इससे क्या होएगा, जो मेन सब्सटेंस है वो बॉडी से बाहर ना निकल जाए, मेन बॉडी से आउट ना हो जाए, इसके लिए क्या है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होती है, यानी कि ग्लूकोज अपनी बॉडी के अंदर रहे, एक्सेस में है वो चीज़ क्या हो जाएगी, बाहर। तो धीरे धीरे क्या होएगा, जो वेस्ट है वो क्या होता जाएगा, थिक होता जाएगा। थिक जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूरिन। अब धीरे धीरे यहाँ से होता 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 ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा ये कोलेक्टिंग डक्ट के अंदर। यहाँ से होता 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 कहाँ जाएगा, ये जाएगा कोलेक्टिंग डक्ट के अंदर। अब जैसे कि यहाँ पे कोई चीज़, यहाँ से कुछ बना वो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से कुछ बना वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ से कुछ बना तो वो रिलीज आउट हो जाएगा किसमें, इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर। ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बाहर की साइड, यहाँ क्या होगा, यूरेटस, और यूरेटस से होता होता ये क्या हो जाएगा, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर। इसको क्या बोलते हैं, यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस। पहले क्या होएगा, ग्लूमरस के अंदर, ग्लूमरस के अंदर क्या होता है, पहले होएगा ग्लूमरस के अंदर जो कि नेटवर्क कैपिलरीज होती है, इसके अंदर यूरिया, सोल्ट्स, एक्सेस वाटर जो भी है वो बोमेन कैप्सूल में हो गया, जैसे कि ये ये हो गया अपना बोमेन कैप्सूल। ये क्या हो गया, यहाँ पे ग्लूमरस, यानी कि बहुत सारा फिल्टर आउट है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को हम क्या बोलेंगे, ये ग्लूमरस। और ये क्या अपना बोमेन कैप्सूल, इसके अंदर क्या आएगा, यूरिया, सोल्ट्स वगैरह आ जाएगा। अब क्या होएगा, रीनल टेब्यूल, इन दोनों को मिलके क्या बोलते हैं, रीनल टिब्यूल। ग्लूमरस प्लस बोमेन कैप्सूल को हम क्या बोलते हैं, रीनल टिब्यूल बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें ग्लूकोज वगैरह जाएगा, अमीनो एसिड, वाटर, सारा कुछ क्या होएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और बॉडी के अंदर वापस आ जाएगा, यानी कि ये चीज़ें बॉडी से बाहर
नहीं जानी चाहिए। उसके बाद क्या होगा, सिक्रेशन। सिक्रेशन किस में होगा, रीनल टिब्यूल के अंदर, यानी बोमन कैप्सूल, यानी कि इसमें क्या आ जाएगी, पीसीटी, डीसीटी, ठीक है, और लूप ऑफ एनले, इसके अंदर सारा सीक्रेशन जाएगा। अभी जो भी एडिशनल वेस्ट है, पोटाशियम, हाइड्रोजन आयन जो भी है, फिर से फिल्ट्रेट होके क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर रहेगा। यानी अगर एक्सेस में है तो वो बाहर चला जाएगा, और अगर अपने बॉडी में कम है तो वो क्या रहेगा, बॉडी के अंदर रिटर्न बैक यानी पंप बैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सीक्रेशन। अब लास्ट में क्या होएगा, ये यूरिन बन जाएगा जो फाइनल, जो कि क्या होएगा, थोड़ा सा थिक होएगा, और कैसा कलर का होएगा, येलोइश कलर का, ठीक है। ये कहाँ चला जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। कलेक्टिंग डक्ट क्या थी जो ऐसे ऐसे हमने बनाई थी, ये क्या थी, कलेक्टिंग डक्ट्स, ठीक है। इसमें जाएगा और यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू यूरेथ्रा से क्या हो जाएगा, बाहर, ठीक है। तो ये क्या क्या थी, चार प्रोसेस थी यूरिन फॉर्मेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन पर्पज प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ये भी हमने कर लिया। इसके अंदर कुछ टर्म थी वो डिस्कस, जैसे कि रिनल टिब्यूल क्या होता है, तो ये सारा जो डिस्टल टिब्यूल, लूप ऑफ एनले, पीसीटी, सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, रिनल टिब्यूल। ग्लूमरस क्या होता है, कैपिलरीज का क्लस्टर, बहुत सारी कैपिलरी जब इकट्ठी हो जाती है तो ग्लूमरस बोलते हैं। देन जो कप शेप का हमने जो बनाया था उसको हमने क्या बताया, बोमन कैप्सूल। नेफ्रॉन क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, और यूरेटस को क्या बोलते हैं, जो कैरी करता है यूरिन को, ब्लैडर को, ठीक है। तो ये क्या थे, कुछ की टर्म्स थे जो यूरिन फॉर्मेशन के अंदर हमने यूज करे थे। नेक्स्ट क्या है कि ब्रीथिंग जो साइकिल है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस, बट चेंज ऑफ गैसेस, ब्रीथिंग साइकिल, सॉरी क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, ब्रीथिंग साइकिल क्या है, रिदमिक प्रो है, और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। दोनों में डिफरेंस क्या है, रिदमिक का मतलब क्या होता है कि जो चलती रहे, और कॉन्टिन्यूस जो लगातार, मतलब कि रुकती है, चलती रुकती रुकती चलती है, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ब्रीथिंग के अंदर दो चीज होती है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, जो अपन डिस्कस करा था, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, दो चीज होगी, यानी कॉन्ट्रैक्ट होएगी और एक्सपेंड होएगी, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक रिदमिक प्रोसेस है। क्यों, एक के बाद एक कोई प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, एक रिदमिक प्रोसेस है। बट एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंटिन्यूस क्यों है, क्योंकि ये जो है ब्लड और सेल्स के बीच में लगातार हो रही है, ठीक है। किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन की प्रोसेस से, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेथड यूज ऑफ प्लांट, प्लांट्स जैसे हम तो किडनी के थ्रू क्या कर लेते हैं, क्रिएट आउट कर लेते हैं, तो प्लांट कैसे करते होंगे। प्लांट के पास एक तो जैसे अलग अलग तरह का वेस्ट है, अगर गैसियस वेस्ट है तो वो स्टोमेटा के से ट्रांसपिरेशन या फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग क्या कर देगा, उसको रिमूव कर देगा, यानी कि CO2, ठीक है, ये अंदर लेके O2 को रिलीज कर देगा आउटसाइड द एटमोस्फेयर, यानी कि ये क्या है, गैसेस वेस्ट। सेकंड, अगर लिक्विड वेस्ट है जैसे वाटर है, ये भी क्या कर लेगा, ट्रांसपिरेशन यानी वेपर की फॉर्म में बाहर की साइड निकाल देगा बाय द प्रोसेस ट्रांसपिरेशन। थर्ड है, अगर इसके अलावा कोई वेस्ट है तो वो क्या करेगा, उसको या जैसे डेड सेल्स हो गए, या उसके लीव्स हैं जो क्या हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं, उसको क्या कर देगा, शेड ऑफ कर देगा, यानी कि धरती पे गिरा देगा। और अलग कोई वेस्ट है तो उसको रेजिन या गम्स, यानी कि गोंद की तरह या कुछ भी है, उसको भी क्या कर देगा, बाहर की साइड निकाल देगा, और उसको क्या करेगा, सोइल के अंदर मिला देगा। यानी कोई भी चीज़ गिरेगी तो वो किस में जाएगी, सोइल के अंदर। तो ये कुछ चार पांच मेथड हैं जो पेपर में आए भी हुए हैं। तो इसके अंदर क्या क्या लिख सकते हैं, फट लिख सकते हैं कि ये जो ओल्ड लीव्स है, ओल्ड लीव्स होते हैं उनको शेड ऑफ कर देगा। अगर वाटर है तो वाटर, वाटर भी इसका क्या है, वेस्ट ही है, तो उसको क्या कर देगा, ट्रांसपिरेशन से वेपर की फॉर्म में आउट। थर्ड क्या करेगा, लीव्स हो गए, वाटर हो गया, और क्या है, O2 है, वो भी क्या कर देगा, आउटसाइड। फोर्थ क्या हो सकते हैं, या तो रेजिन या गम्स इन फॉर्म में, ये क्या कर देगा, सोइल्स के अंदर भी ये क्या कर देगा, आउट कर देगा। तो ये क्या है, इन ये प्लांट्स के क्या होते हैं, वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेथड यूज अ प्लांट टू गेट, ये हमने कर लिया। हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस इज रेगुलेटेड, ठीक है। अपने बॉडी के अंदर जो अमाउंट यूरिन बनता है वो रेगुलेट कैसे होता है। अब रेगुलेट सीजन के हिसाब से होता है, जैसे कि अभी समर सीजन है, अगर समर सीजन में क्या होगा, कंटिन्यूसली वाटर का लॉस होता रहेगा बाय द स्वेट, स्वेट प्रोसेस से। लेकिन जो विंटर होता है, विंटर के अंदर स्वेट नहीं आता, स्वेट नहीं आता तो वाटर स्टोर होता रहता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हमें क्या आता है, यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, किस टाइम पे, विंटर के टाइम पे, क्यों, वो स्टोर हो जाता है। समर के अंदर क्या, वाटर लॉस होता है, वाटर लॉस होता रहता है तो अपने अंदर इतना स्टोर नहीं होता, स्टोर नहीं होता तो क्या होता है, इतना यूरिन एक्सक्रीट आउट नहीं होता, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लगता है, अमाउंट ऑफ डिपेंड होकर अपन कितना एक्सेस वाटर अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है।
एक्सेस अमाउंट कितना अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और क्या है, कितना बाहर निकालना है, ये डिपेंड करता है कि अपने अंदर कितना है, ठीक है। जैसे ओडे है, ओडे के अंदर क्या होएगा, अपने स्वेट आएगा तो अब बॉडी लॉट ऑफ वाटर सोल्ट रिलीज करती रहती है। तो क्या है, जो सोल्ट है वो रीएब्जॉर्ब होता है और फिल्ट्रेट ट्यूब्यूल के थ्रू बॉडी के अंदर वापस चला जाता है, ठीक है। तो जो वॉल्यूम है वो यूरिन की कम होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपन ने लॉस कर दिया ना एज ए स्वेट के थ्रू। पर विंटर के अंदर क्या होता है, आप इतना स्वेट नहीं करते, स्वेट नहीं करेंगे तो थोड़ा बहुत वाटर या सोल्ट क्या होता है, रीअब्जॉर्ब होता है। और तो इसलिए क्या होता है, जो वॉल्यूम है यूरिन की वो ज़्यादा रहती है। क्यों, स्वेट नहीं हुआ, स्वेट ना होने की वजह से बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी और जिससे क्या है, वॉल्यूम है वो यूरिन का बढ़ जाता है। तो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, विंटर के अंदर फ्रीक्वेंटली यूरिन, ठीक है, सब ज़्यादा यूरिन बॉडी के अंदर बनता है। किस टाइम पे, जब हम सर्दियों के टाइम पे, ठीक है। दस देर इज ए परफेक्ट ऑस्मो रेगुलेशन इन द बॉडी, यानी कि इससे क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि वाटर और सोल्ट का बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइट एंड सेपरेट ऑक्सीजन, ये हमने कर लिया था ताकि डबल सर्कुलेशन के अंदर हमने इस बारे में डिस्कस कर लिया था, तो वो क्वेश्चन का आंसर भी हम इसमें लिख सकते हैं ताकि एनर्जी लॉस ना हो, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी बने और क्या हो, हर बॉडी तक एफिशिएंटली सब क्या हो, ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंच सके, ठीक है। तो ये क्या था, वाई इट इज नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक एनिमल डज एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेन ऑक्सीजन। इसमें पूछा गया कि जो एक्वेटिक एनिमल है और टेरेस्ट्रियल एनिमल है, दोनों की कंजप्शन जो है ऑक्सीजन की अलग अलग है। तो वो दोनों जब क्या कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के टाइम पे लेते हैं तो क्या एडवांटेज है एक्वेटिक का टेरेस्ट्रियल के ऊपर। अब क्या होता है कि जो एयर होता है वो क्या होता है, वाटर के अंदर क्या होता है, हैज मोर, एयर के पास ज़्यादा ऑक्सीजन है और वाटर के अंदर कम होता है, ठीक है। तो सो इट इज ईजियर फॉर लैंड एनिमल टू ब्रीथ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो लैंड पे एनिमल्स है उनको इजीली ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी जाती है, जिसकी वजह से इजीली ब्रीथ कर लेंगे। अब ऑक्सीजन मूव क्या करता है, एयर में जल्दी करता है देन वाटर। नॉर्मल सी बात है कि जो वो जैसे कि ये वाटर है, तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होती है, लेस, और एज कंपेयर टू एयर, एयर में ऑक्सीजन क्या होता है, ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे जितना डीप जाते जाओगे ऑक्सीजन का लेवल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और लैंड वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या है, अप्रोप्रिएट एयर मिलती रहती है, तो इसलिए वो कह के ईजिली क्या कर लेते हैं, मतलब कि उनके अंदर डबल सर्कुलेशन वगैरह सब कुछ ईजिली हो जाता है। तभी तो क्या है कि वो ईजिली ज़्यादा काम कर पाते हैं, ईजिली सारा बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर है कि क्या क्या हो सकता है। जो लैंड एनिमल के पास क्या है, अलग से ब्रीथिंग सिस्टम जिसको हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। लैंड एनिमल्स है वो एक प्लेस से दूसरी जगह भी क्या है, आराम से ऑक्सीजन को प्रोवाइड करवा देते हैं। जैसे कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे गए तो वहाँ पे बेटर ऑक्सीजन मिल गया। पर एक्वेटिक एनिमल एक ही जगह पे रहते हैं तो इसलिए क्या है, उनको ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं मिल पाता, ठीक है। अपने पास क्या एक स्पेशलाइज ब्रीथिंग सिस्टम है जैसे कि लंग्स, लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल उनके पास क्या होता है, गिल, एक्सेप्शंस भी है पर मेनली क्या है, गिल से सांस लेते हैं, ठीक है। तो एक्वेटिक एनिमल टेक ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर विच इज लेस परसेंटेज देन द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि जो वहाँ पे ऑक्सीजन कम है पानी के अंदर तो वो क्या करते हैं, उनको ज़्यादा मतलब कि उनका जो सिस्टम है वो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता। लेकिन अपना सिस्टम क्या होता है, ज़्यादा डेवलप्ड होता है क्योंकि अपने पास ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो सफिशियंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट वे, ये सेम वही है कि कैसे कैसे हो सकता है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। ग्लूकोज है साइटोप्लाज्म में, किसमें टूटेगा, पायरुवेट के अंदर। उसके बाद डिपेंड करता है कि कितना ऑक्सीजन, अगर बिल्कुल एब्सेंस है तो एथनॉल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर लेक ऑफ ऑक्सीजन तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी, और अगर ऑक्सीजन कंप्लीट है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 वाटर एंड एनर्जी के अंदर। अगला है कि डिफरेंस क्या है ब्लड और लिम्फ के अंदर, मेनली क्या है डिफरेंस के बारे में पूछ रखा है। तो ब्लड क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, CO2 को रिमूव करता है, ये हमने हार्ट वाला जो पढ़ा था सेम वही है। पीएच को बैलेंस करेगा, टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, और क्या न्यूट्रिएंट्स को इधर से उधर करेगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन इजी कर देता है और हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। और वाइट ब्लड सेल है वो क्या करता है, फाइट, यानी कि मेनली जो ब्लड के कंपोनेंट अगर हम उसके बारे में डिस्कस कर लें तो नॉर्मल सी बात है, यही सब क्या है, ब्लड के फंक्शन हैं, ठीक है। ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को डिलीवर करवाता है, यानी कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन कौन डिलीवर करा रहा है, ब्लड नहीं होएगा तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी। CO2 को भी रिमूव करवाता है, जितने न्यूट्रिएंट अपनी बॉडी के अंदर मिलता है डाइजेस्ट फूड के बाद वो ऑल ओवर द बॉडी कौन लेके जाता है, ब्लड। सेकंड टेम्परेचर है उसको भी कौन मेंटेन करता है, ब्लड। और क्या पीएच को बैलेंस करता है, हार्मोन्स को करता है, और WBC और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, जिससे अपनी बॉडी माइक्रोब्स के अगेंस्ट क्या कर पाती है, इजीली फाइट कर पाती है। और वाउंड्स यानी कि प्लेटलेट क्या करता है, वाउंड्स को जल्दी से क्या कर देता है, फिल कर देता है, जिससे क्लॉट हो जाता है और बॉडी के अंदर कमी नहीं होती किसकी, खून की।
अगर लिम्फ की बात करें तो लिम्फ क्या, अगेन जैसे कि बॉडी के अंदर दो सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक कौन सा है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम है ब्लड का, यानी कि मन एक ब्लड से होता है यानी हार्ट से। सेकंड जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अपना है लिम्फेटिक, हार्ट से जो बनता है वो होता है ब्लड, और लिम्फेटिक सिस्टम से जो बनता है वो क्या होता है, लिम्फ। ठीक है, तो जो लिम्फ है, लिम्फ ब्लड की तरह, लेकिन वो क्या काम करता है, वो काम करता है क्लीन करने का, जो वेस्ट है अपनी बॉडी से निकालने का, फ्लूइड यानी कि जो फ्लूइड मतलब कि बाहर निकल चुका है उसको वापस बॉडी के अंदर लाने का। कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ये क्या कैरी करता है, ये करता है फैट और प्रोटीन्स को कैरी, ताकि ब्लड के अंदर क्या हो जाए, लोड थोड़ा कम हो जाए, इसलिए ये क्या कैरी करता है, कुछ एक्स्ट्रा फ्लूइड और प्रोटीन। ठीक है, और मेनली जो लिम्फ का काम होता है वो होता है फैट को एब्जॉर्ब करना, ये मेन इंपॉर्टेंट लाइन है किसके लिए, लिम्फ के लिए। और इन्फेक्शन से तो ये प्रोटेक्ट करता है क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, लिम्फेटिक नोड्स, ऑल ओवर द बॉडी अपने काफ़ी नोड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमें टाइम टू टाइम, जैसे गेट कीपर होते हैं वैसे हर जगह लगे होते हैं, ताकि अपनी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए क्या प्रॉब्लम प्रोड्यूस होता है, लिम्फ। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ डिफरेंसेज हैं, जैसे कि आर्टरी और वेन्स के अंदर क्या डिफरेंस है। पहला क्या होता है, डायरेक्शन फ्लो, वही कि अवे फ्रॉम हार्ट ये टुवार्ड द हार्ट। टाइप ऑफ ब्लड ये कौन सा कैरी करता है, ऑक्सीनेटेड, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, जो क्या कैरी करेगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ये क्या करेगा, डीऑक्सीनेटेड, लेकिन पल्मोनरी वेन क्या कैरी करेगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड। वॉल थिकनेस जैसे पता है ये थिक होता है, इलास्टिक होता है, और इसकी वॉल कैसी होती है, मस्कुलर। इसका अपोजिट ये थिन वॉल होगी और लेस इलास्टिक, क्यों, ये क्या कैरी कर रही है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ल्यूमन साइज, इसको हाई प्रेशर मेंटेन करना है तो इसका जो ल्यूमन साइज है वो क्या होता है, नैरो, यानी कि थोड़ा सा कम चौड़ा, यानी कि बिल्कुल बंद सा। ये वाइड क्यों होता है, क्योंकि इसको लेस प्रेशर होता है इसके अंदर, इसलिए क्या होता है, लेस वाइड। वॉल प्रेजेंट इसमें कोई नहीं होती, पर कुछ स्पेशल केस में प्रेजेंट होती है, इसके अंदर होती है ताकि बैक फ्लो ना हो जाए। ब्लड प्रेशर कैसा रहेगा इसके अंदर, हाई, इसके अंदर लो। लोकेशन ये डीप होती है और ये क्या होती है, अपने स्किन के पास मिल जाती है। जैसे कि ल्यूमन की बात करें, जैसे कि आर्टरी के अंदर ये शो कर रखा है, ये देखो ल्यूमन का साइज क्या है, इसमें थोड़ा सा छोटा, ताकि प्रेशर मेंटेन हो। ये क्या है, पूरा बड़ा ल्यूमन का साइज है, ताकि क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इतना प्रेशर नहीं होता, इसलिए इसका जो ल्यूमन का साइज है वो क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोबिक और अनएरोबिक ये अपन डिस्कस कर लिया है कि इसमें ऑक्सीजन चाहिए, इसमें नहीं चाहिए। अगर ऑक्सीजन चाहिए तो एटीपी ज़्यादा बनेगी, अगर इसमें ऑक्सीजन नहीं है तो एनर्जी कम बनेगी। प्रोडक्ट क्या है, CO2 बनेगा इसका, और वाटर बनेगा वाई प्रोडक्ट। इसमें क्या लैक्टिक एसिड या एथनॉल, डिपेंड करता है कि कहाँ भाई कितना ऑक्सीजन इसको मिल रहा है। प्रोसेस कहाँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया में, ये साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके अंदर एफिशिएंसी क्या है, अभी ज़्यादा एटीपी एनर्जी मिल रही है तो इससे क्या है कि एनर्जी की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, इसमें कम होगी। एग्जाम्पल क्या है कि एनिमल और प्लांट्स के अंदर होता है, ये ईस्ट और अपने मसल सेल्स के अंदर होता है। फीचर ये एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं और इसको अनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब क्या कि जाइलम और फोइलम के बीच में ट्रांसपोर्टेशन में क्या डिफरेंस है। जाइलम किसका कराता है, वाटर एंड मिनरल्स का, और ये किसका कराता है, फूड का। ठीक है, ये क्या है, पैसिव, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि ये क्या है, ये तो डिफ्यूजन से हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें क्या है, एक्टिव, यानी कि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें जो मेन कंपोनेंट क्या पढ़े थे अपन, वेसलोट्रैकिड, तो इसमें क्या था, सीएफ ट्यूब और कंपेनियन सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई और नेफ्रॉन दोनों के फंक्शन को अपन ने कंपेयर करना है। तो एल्वियोलाई क्या होता है, ये फंक्शनल यूनिट है किसकी, लंग्स की, पर वही ये किसकी है, किडनी की। ठीक है, अब ये भी थिन वॉल होती है, इसके अंदर लार्ज सरफेस एरिया होता है, इसके अंदर भी वस्कुलैरिटी होती है, सेम फॉर द नेफ्रॉन। ठीक है, इसके बाद ये CO2 को रिमूव करता है और ये नाइट्रोजिनस वेस्ट को, यानी कि यूरिया, यूरिक एसिड, और क्या हो सकता है, यानी अमोनिया, या जो भी नाइट्रोजन वेस्ट है इसको क्या करता है, ये रिमूव। और एल्वियोलाई कहाँ प्रेजेंट होता है, अपने लंग्स में, और लंग्स में जो वेस्ट होता है वो कौन सा होता है, CO2। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस करे। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।